Hello everyone, so welcome you all after a long time, and again I'm going to start current affairs series which is very important for the 2026 prelims in itself. And in this video I'm going to cover something differently, like इस सिंगल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 3 मंथ करंट अफेयर इन अ सिंगल वीडियो विथ वन सब्जेक्ट वन एट अ टाइम, राइट। एंड इसमें हम लोग कवर करेंगे नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर का, और इसी क्रोनोलॉजी में रहेगा। लाइक इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी देता है टू रीड करंट अफेयर। लाइक जब अगर आप नहीं पढ़े हो पहले इस मंथली मैगजीन को, तो ये अच्छा रहेगा अभी से हम लोग बैक अगर कवर करते हैं तो, ठीक है। एंड इसमें एक और हम लोग का डिफरेंट अप्रोच ये है कि हम लोग करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट क्या ये सही पढ़ रहे हैं या मतलब कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर हमारे एग्जाम पॉइंट से, तो इसको भी हम लोग इसके लिए PYQ हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए हैं कि नहीं। ऑल दो कोचिंग वाले तो ऑथेंटिक बनाते ही हैं इस हमारे सिलेबस एंड एग्ज़ाम की डिमांड से, बट यहाँ पे देखो मैंने कंपाइल कर रखा है कि किस तरह से जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, और एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, एंड इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर इस तरह से कवर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का है यहाँ पे, देखो पॉलिटी का कवर करेंगे। एंड फॉर डिस्क्लेमर, ये this channel is not affiliated by the Vision IS and any coaching, so just the material used which is publicly in the public platform, right। so देखो फर्स्ट जो है हम लोग का ये लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, देन DPDP रूल्स 2025 जो कि DPDP एक्ट आया था ना 2023 का, उसके बाद ये रूल्स चेंजेस हुए हैं इस कारण से। इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन एंड ट्रिब्यूनल्स हो गया, लीगल एड इन इंडिया एंड कुछ ऐसे शॉर्ट्स इन न्यूज़ हैं। बस हम लोग को इतना कवर करना है। देखो अभी जो DPDP एक्ट है, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि 2023 में मेन 2024 में, बिकॉज 2023 के में आया था ये एक्ट, तो 2024 मेंस में पूछ लिया गया कि डिस्क्राइब द सेलिएंट कंटेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या फीचर्स थे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज़ में लिखना था। वैसे 10 मार्कर था 150 वर्ड का, तो इतना ही ज़रूरत है, ठीक है, और क्या अभी फेस हो रहा है। फिर उसी तरह से है ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन पे पूछा गया था, ये 3 स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारा का सारा ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहे हैं। देखो अभी ट्रिब्यूनल्स हम लोग देखे थे ना, ये भी पूछा गया था 2012 में, ठीक है। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे अक्टूबर वाले न्यूज़ में, तो वहाँ पे प्रिजन का भी है, ठीक है। उसमें देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछ लिया गया था, एक तो 2021 में एंड एक 2023 में, कि जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है या सेंट्रल में, इस तरह से जो है ना क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, तो किस तरह से रिपीटेशन होता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इस कारण से हम लोग को ये ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन। देखो पूछा गया ना PYQ में। सो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया क्या है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ये न्यूज़ में इस कारण से रहा ना कि जो स्टेट ऑफ बिहार में एक इशूज़ हुआ था, ठीक है। बेसिकली वहाँ के जो रजिस्ट्रार थे, उनका अपने बोल सकते हैं कि उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर भी वो अपना वर्क कर रहे थे, इस कारण से ये इशू एराइज हुआ था। एंड ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है समीउल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस करके, ठीक है। तो इसमें एक और आया था के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस 2025। तो इसमें बताया गया सबसे पहले हमारा क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कि आउटडेटेड है। इट मीन्स कि आउटडेटेड तो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, ये इंडिपेंडेंस से पहले का है, 1908 का, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि सब रजिस्ट्रार का क्या पावर है, ठीक है। तो ऑल्दो ये सिविल सर्वेंट जब खास करके स्टेट पीसेस वाले देखोगे, और यही कारण है कि स्टेट का जो है अपना अलग अलग लॉ होने के कारण, लैंड सिस्टम होने के कारण, इसी कारण से जो है ना जनरली देखने को मिलेगा, जनरली नहीं मतलब है ही, जो लैंड है यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट में आता है, बिकॉज हर एक स्टेट का अलग कंडीशन है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 5th शेड्यूल का, तो 5th शेड्यूल में कहीं कहीं पैसा है, मोस्ट जगह पे पैसा है, ठीक है, पैसा एक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो ST SCs हैं उनके, ST खास कर हम लोग बात करते हैं, तो उनके रेगुलेशंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग प्रोविजंस है, क्योंकि उनका लैंड जो है कोई ले ना पाए। खास करके अगर आप बात करते हो झारखंड वाले एरिया में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि अलग ही CNT SPT आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, इनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया था STs शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है। और वो
इस कारण से जो है ये प्रोविजंस लाया गया था ताकि थोड़ा सा तो रेगुलेट किया जा सके। वैसे ऑल दो इनका मेन मोटो तो खुद का ही था कि अपना प्रॉफिट के लिए ब्रिटिशर्स का, बट ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन वाले का। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था बिहार का इस केस को, जो कि बेसिकली म्यूटेशन को लेकर के और रजिस्ट्रेशन का बात करता है, ठीक है। तो म्यूटेशन प्रूफ जो है ना, ये बोला कि म्यूटेशन प्रूफ जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, दोनों दो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलता है। रजिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। म्यूटेशन में एक प्रूफ होता है कि चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये होता है कि ये कंपलसरी तो है और म्यूटेशन कंपलसरी नहीं है, कि अगर म्यूटेशन नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट रजिस्ट्रेशन के बाद आप म्यूटेशन करवा सकते हो, ऐसा प्रोविजंस है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, ये क्या पावर देता है सब रजिस्ट्रार को? तो बस ये पावर देता है सब रजिस्ट्रार को कि आप केवल पेपर वर्क को वेरीफाई करो एंड जो भी है उसमें देख लो कि क्लियरिटी है कि नहीं। बाकी आप किसका टाइटल है, किसका ऑनरशिप है, ये देखना जरूरी नहीं है, आप इसको मत देखो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि अगर टाइटल देखने लगेगा, ऑनरशिप देखने लगेगा, तो इससे क्या होता है कि डिले होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में डिले होता है, लोग का अगर बेसिकली लैंड ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसमें डिले देखने को मिलता है। डिले के साथ साथ में यहाँ पे करप्शन देखने को मिलता है। हो सकता है कि ये डिमांड करे, जो ऑफिसल्स हैं ये डिमांड कर सकते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे अगर तुम ये चीज़ करो तो, ठीक है, लाइक ब्राइब दो, ये सब करो, तो जो तुम्हारा इशूज़ हो रहा है, और हो सकता है ये इलीगल हो, ठीक है, तो होगा ये इलीगल। तो इसी कारण से बोलना था सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारा चीज़ जो है ना, ये यहाँ पे देखो ये जो है ब्यूरोक्रेटिक लूप बन जाता है, जो कि आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड जो इंडिया में है, इसके कारण से, क्योंकि आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड होने के कारण क्या आता है ना कि बहुत सारे चीज़ जो है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है, एंड डिजिटल फॉर्म में नहीं होने के कारण यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कोई भी जो पर्सन है किसी भी लैंड को अपना क्लेम कर देता है, ठीक है। तो ये सारा इश्यूज हो रहे हैं, तो इसी कारण से बोला गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप डिजिटाइजेशन लाओ, ठीक है, और बेसिकली जितने भी टाइटलिंग है, ऑनरशिप है, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर दो कि ये किसका है, ठीक है। देखो, तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया था, एंड यही कारण है कि ये सारा चीज़ इसमें अफर्म किया गया और फिर से रीअफर्म किया गया, ठीक है। एंड ठीक है, तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट रहा ये चीज़ बेसिकली कि ये क्या इशूज़ थे और किसके अंदर में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन अगेन अगर हम लोग बात करते हैं, लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट में आया ही, साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड है, ठीक है। डीड मीन्स कि बेसिकली यहाँ पे आपको बोल सकते हैं गिफ्ट, ट्रांसफ़र, लीज पे अगर हम लोग लैंड देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट को, तो ये चीज़ इसमें आ जाता है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो चीज़ है यहाँ पे, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अरे रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड तो हो सकता है स्टेट सब्जेक्ट में, तो नहीं, ये है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो टाइप्स ऑफ लैंड का बात करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह से देखने को मिलता है, एक तो डीड रजिस्ट्रेशन एंड एक टाइटल रजिस्ट्रेशन। दोनों दो चीज़ है। डीड रजिस्ट्रेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है ना टाइटल का गारंटी नहीं देता है। डीड रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये बोल देता है कि चलो ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गया या फिर इस तरह से आपको यहाँ पे हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, बाकी ये नहीं बोलेगा कि ये तुम्हारा ही लैंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 4 पर्सन है, ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पे क्या है कि सपोज ए ने बी को लैंड दिया, बी ने सी को दिया एंड सी ने डी को दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब एक ही साल का ये प्रोसेस होता है, हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल का बात हो, ठीक है। सो इतने ईयर्स में किसका क्या ऑथेंटिसिटी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसी को यहाँ पे ये है कि हो सकता है मतलब ये जो है अपना ऑनरशिप तो नहीं दिया है, बस केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया। आप लोग एक सुने होंगे एग्रीमेंट, ठीक है, कि जो है लैंड का एग्रीमेंट किया गया। ये एग्रीमेंट कब होता है? ये एग्रीमेंट तब होता है जब जो किसी का लैंड है, आप बेसिकली दो प्रोसेस से देखने को मिलता है कि अगर शेड्यूल ट्राइब एरिया में है, जो एसटी अपना लैंड को सेल करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि आप अगर अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले हो एंड आप उसको खरीद लोगे, ठीक है, आप उसको बाय नहीं कर सकते हो, आप उसको एग्रीमेंट करा सकते हो। तो एग्रीमेंट यही है, क्यों? क्योंकि आप वो ऑनरशिप नहीं क्लेम कर रहे हो, ठीक है। ऑनरशिप जो है ये पर्सन ए का ही रहेगा, बट ये आपका है। बस ये हो गया है कि आप रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट करवा लिए हो, तो ये चीज़ है। एंड आप बस रजिस्टर कर चुके हो इसका। फिर हो सकता है बी सी को सेल कर दे, सी डी को कर दे, बट अगेन अगर
कोई इशूज राइज होता है एंड डी क्लेम करेगा कि मेरा ओनरशिप है, तो बैक जा करके बैक डेट में देखना पड़ेगा कि ये किसका लैंड एक्चुअली था, तो पता चलेगा कि ए का था, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड इसी कारण से अगर बताओ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको ऑनलाइन कर दिया जाए तो कितना भी ट्रांजेक्शन हो वो तो पता चलेगा कि हाँ ए ने बी को दिया था, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो और लास्ट ओनरशिप किसका था, तो ए का था। तो ये सारा चीज़ जो है ना, इसी कारण से जो है बार बार जो सुप्रीम कोर्ट है एंड ऑल गवर्नमेंट भी इस पर एफर्ट कर रही है कि इसको लैंड को डिजिटाइज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ चीज़ यही है, यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो डीड है, डीड रजिस्टर, ये खुद को जो है टाइटल गारंटी नहीं करता है एंड ऑनरशिप जो है ये भी प्रूवन नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, तो टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये प्रूव करता है कि हाँ ऑनरशिप चेंज हुआ है, ठीक है। और इस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि ऑनर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल, कि अब ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है टाइटल रजिस्ट्रेशन में, दो चीज़ देखने को मिलता है। बाकी पूछना हो तो ऐसे ही पूछेगा कन्फ्यूजन क्रिएट करके, अदरवाइज इट्स नो चांस, ठीक है। देन अगेन हम लोग देखते हैं कुछ इशूज़, ये मेंस पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इशूज़ में यही है, कुछ इशूज़ हैं जो कि हम लोग कॉमन सेंस से भी यूज़ करते हैं। लाइक एक तो है कि ये आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क है, ये बहुत इंडिपेंडेंस से पहले का। ये देखो जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, स्टैम्प एक्ट 1899 का, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि उस टाइम पे कॉलोनियल एरा में उनका कुछ और डिमांड था, ठीक है। और अभी क्या है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। उस टाइम पे लैंड भी किसी एक पर्सन के पास था, जमींदारी सिस्टम के थ्रू एक पर्सन के पास काफ़ी एकड़ से हेक्टेयर्स लैंड देखने को मिलते थे, ठीक है। बट अब क्या है कि सिस्टम चेंज हो गया है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि इतने मार्जिनलाइज पर्सन हैं उनके पास तो लैंड ही नहीं है, काफ़ी स्मॉल एंड मीडियम जो फार्मर हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो इशूज राइज हो रहे हैं। और अगर आप इस एक्ट के थ्रू अभी के पर्सन को ट्रीट करोगे तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इशूज राइज होंगे ही, ठीक है। तो उसको चेंज करने का यहाँ पे बात किया गया है। उसी तरह से जो है कि जो टाइटल है अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे अभी देख लो ना, अपने खुद के घर में भी देखना कि कितने लैंड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पता ही नहीं चलता है कि ऑनरशिप कौन है। इसके बोल सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। अभी भी बहुत सारे इशूज़ हैं, तो ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। तो पता ही नहीं चलता है कि किसका रजिस्ट्रेशन है, किसका टाइटल है, ठीक है। सो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऑनरशिप क्लेम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो ये सारा चीज़। देन अगेन लिटिगेशन बर्डन जो है ना, ये काफ़ी मेजर इशूज़ हैं, ठीक है। एंड खास करके लैंड इशू वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। सो इससे क्या होता है कि जो प्रोसेस में डिले होता है, फिर उस तरह से जो होता है कि आपका जो केसेस हैं काफ़ी पेंडिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। लाइक यहाँ पे देखो कि 66% ऑफ ऑल सिविल लिटिगेशन जो है ना, ये बेसिकली फ्रेगमेंटेड देखने को मिल रहा है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज़ है एंड ये डील करता है। देन फेक एंड जो फ्रेडुलेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, ये ला करके कि कोई भी पर्सन है किसी भी अपने लैंड को क्लेम कर दे रहा है, तो ये सारा चीज़ है। लैंड इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है, खास करके जो अर्बन एरियाज़ में तो और ही देखने को मिलता है कि आज आपका एरिया लैंड था, कहीं कोई पर्सन किसी और को सेल कर दिया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये देखने को मिला था कि रेड फोर्ट को भी आई थिंक नटवर लाल, राइट, हाँ, तो उन्होंने ये सेल कर दिया था। बहुत ऐसे गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टी थे, तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो अलग है ही, जैसे अभी सब रजिस्ट्रार का इशूज़ देखें, उनको जो काम दिया गया है वो चीज़ नहीं करके अलग ही कर रहे हैं, तो उससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो बायर सेलर और विटनेसेस के बीच में जो वेरिफिकेशन का इशूज़ है वो चीज़, तो ये चीज़ है, ठीक है। एंड ठीक है, बस यही था। इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन तो सबसे मेजर इशूज़ है, ठीक है। तो इसके कारण से ये बोला गया है कि जो एक लाया भी गया प्रोग्राम जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। एंड साथ ही साथ नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स। तो ये जो है ना नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये बेसिकली बोल सकते हैं कि ई रजिस्ट्रेशन और बेसिकली ऑनलाइन के लिए कि आप घर पे बैठ के भी आप ये चीज़ अपना रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। आप जो टैक्स होते हैं ना, लैंड टैक्स, वो पे कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो ठीक है। हाँ, मतलब ये है ना कि डिजिटल रिकॉर्ड तो रखते हैं, बट ये क्या करते हैं कि जो फॉल्ट एंड अनक्लियर टाइटल है उसको करेक्ट नहीं करते हैं, ये है ऑब्वियस है। बाकी आप सारा चीज़ यहाँ पे अपना डेटा पुट कर सकते हो, बट करेक्शन का थोड़ा सा इशूज़ है। एंड इतना भी इजी तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो कोई भी किसी को भी क्लेम कर देगा, ये भी एक मेजर इशू है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या मेजर्स लिया गया है एंड उसका प्रोविजंस क्या है, जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड वाला जो था, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मेन एम क्या था कि जो मैनुअल
प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल सिस्टम था। पहले क्या होता था कि हैंड रिटेन था या फिर ऐसे ही असाइन कर दिया जाता था कि आपका है, उसी को फिर से क्या है कि डिजिटल फॉर्म में लाने का बात किया गया, ठीक है। देन अगेन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अल्पिन हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग आधार होता है किसी पर्सन का आइडेंटिटी के लिए, एंड आधार डज नॉट क्लेम सिटीजनशिप, राइट, एक बात ध्यान रखना। सो ये जो है ना आधार, और जिसको कि भू आधार भी बोला जाता है, ठीक है, अल्पिन को और भू आधार, ठीक है, ये किसके अंदर में है, ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में है। तो ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर है, ठीक है, यूनिक आईडी है, जो कि बेसिकली मतलब जियो कोऑर्डिनेटेड है ये, और ये बताता है कि आपका लैंड लैंड पार्सल बेस्ड है कि हाँ कौन सा जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी था वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, किसका रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको उसके बारे में ये बताता है बेसिकली। एंड इसी तरह से हाँ ई रजिस्ट्रेशन का जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें ये बताता है कि आप मतलब खुद से कर सकते हो, ये सिटीजन्स को बेसिकली एम्पावर करता है, लाइक डीड एंट्री ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने बताया कि आप टैक्स अगर फिल करना है तो कर सकते हो, ठीक है, लैंड टैक्स। देन इसी तरह से बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ, और बाकी एक और चीज़ है ना कि ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इसको जितने भी ऐसे 7 शेड्यूल सॉरी 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज मेंशन है, उसके उसके बेसिस पे लोकल पर्सन भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या इशूज़ हैं, कैसे लैंड रिकॉर्ड को रखा गया है। तो ये बेसिकली एम्पावरमेंट के लिए एक सही स्टेप है, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो ये मेंस में ना, मेंस में बेसिकली देखो मैंने पेन चेंज कर लिया। मेंस में क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हो लाइक केस स्टडी में, ठीक है, कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड पे आ गया, ठीक है, जैसे अभी आया भी था 2024 में, तो उसमें केस स्टडी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्नर में आप ऐसे मेंशन करके लिख सकते हो केस स्टडी, एंड देन ये वाला कि कितना ये बेनिफिट किया है, लाइक धरानी पोर्टल एंड भू भारती पोर्टल तेलंगाना का जो है, इसमें क्या किया है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है उसको अच्छे से ट्रांजेक्शन और स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसके लिए ये पोर्टल लाया गया था। कावेरी पोर्टल जो कर्नाटका का है, ये लैंड रिफॉर्म लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना ये बंगल भूमि प्लेटफॉर्म वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, बंगलार भूमि प्लेटफॉर्म वेस्ट बंगाल, सब अलग अलग स्टेट का खैर वैसे अलग अलग होता है। सो आप उस चीज़ को ये कर सकते हो। बेसिकली है कि जो लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा ईजी किया गया, ठीक है। देखो इसमें और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सिस्टमिक रिफॉर्मेशन का बात किया गया है कि किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप टाइटलिंग कर लो, ठीक है। कंक्लूसिव टाइटल होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। और ये बेसिकली जो लॉ कमीशन था, ठीक है, उसको डायरेक्ट किया कि आप इस चीज़ पे थोड़ा सा एक कमेटी बनाओ एंड देन स्टेट को पार्टिसिपेट कराओ इस बीच में, और उनको थोड़ा सा क्या करो, आप ट्रेनिंग दो, बताओ कि कैसे करना है, एंड देन रीस्ट्रक्चरिंग करना है ओल्ड लॉ को जो भी है, और जो आउटडेटेड लॉ थे लाइक 1908 का भी हम लोगों ने देखा रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को क्लियरिटी करो, उस चीज़ में प्रोविजंस में चेंज करो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में बात किया गया है ताकि जो काफ़ी जो ओल्ड ओल्ड एरा सेंचुरी ओल्ड जो कॉलोनियल एरा लॉ है उस चीज़ को थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए। सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइजेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो एक रियल टाइम पे हो, ठीक है, लैंड होल्डिंग जो है लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड एक सही समय पे हो, ताकि जो ऐसे इश्यूज हो रहे हैं वो चीज़ ना हो। कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि म्यूटेशन अभी हुआ, फिर कुछ मतलब म्यूटेशन से अगर पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के 6 महीने 8 साल 6 महीने 1 साल 8 महीने के बाद म्यूटेशन हो रहा है। तो ये इससे क्या होता है कि मेजर इशूज राइज हो जाते हैं। तो यही बोला है कि आप सिंक्रोनाइज कर दो कि म्यूटेशन के साथ अगर म्यूटेशन कराना है तो म्यूटेशन कराओ, देन रजिस्ट्रेशन कराओ, सर्वे कराओ, सब ये चीज़ करवा लो काफ़ी कम इंटरवल टाइम में। तो इससे क्या होगा कि कुछ इशूज़ जो एराइज हो रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे बोला कि आप एक परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप करो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है, जो कि बेसिकली उनका यही काम रहे। एंड वो क्या करेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, ठीक है, वो चीज़ अपने पास रखेंगे और उसको टाइम पे अपग्रेड करते रहेंगे। देन एक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एक लैंड टाइटलिंग पे बेस्ड रहेगा, जिससे कि इसमें क्या होगा कि ये सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, साथ ही साथ जो प्रूफ है लैंड रजिस्ट्रेशन का उसको रखेगा मेंटेन करके, ठीक है। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यू नो वेरी वेल की एक डिसेंट्रलाइज स्टेप है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बेसिकली जो बोल सकते हैं ना कि लीकेज और करप्शन
वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा, आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो कि इसका ऑनर कौन था। ठीक है, ये किसको लैंड ट्रांसफ़र किया, ये सारा चीज़ यहाँ से। तो अगर हम लोग बात करते हैं मेंस पॉइंट से कंक्लूजन में, तो बेसिकली ये जो है ना लैंड गवर्नेंस आर्किटेक्चर, जो कि काफ़ी मेजर इशू है, उसको कंक्लूसिव टाइटल करना काफ़ी ज़रूरी है, हार्मोनाइज लॉ लाना काफ़ी ज़रूरी है, एंड जो लैंड रिकॉर्ड है और साथ ही साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको दोनों को आप मर्ज करो एंड यूज करो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ताकि जो डिस्प्यूट एराइज हो रहा है उसको कम किया जा सके, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको ईज किया जा सके, एंड जो पब्लिक ट्रस्ट है, बेसिकली जो मेन पब्लिक ट्रस्ट जिस पे गवर्नेंस डिपेंड करता है, उसको आप बिल्ड करो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। देन अब हम लोग चलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, जो कि यही पूछा गया था ना 2023 में, मेंस में पूछा गया। ठीक है, मतलब 2023 वाला जो है रूल एक्ट, ये मेंस 2024 में पूछा गया, राइट। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, इसमें कुछ चेंजेस लाए थे। ठीक है, 2025 रूल्स में, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे बात किया गया है। देखो प्री पॉइंट से क्या है कि ये तो पूछ लेगा कि कौन सा मिनिस्ट्री में है, एंड ऑब्वियसली आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो एंड पता भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका अगर हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन का, तो 18 मंथ का टाइम देता है। ठीक है, जो कि कंप्लायंस के लिए यहाँ पे 18 मंथ है, एंड यहाँ से यही पूछ सकता है। देन क्या अभी प्रोविजंस हुए हैं इस रूल में, तो यहाँ पे दो चीज़ किया गया है। एक तो है कि सिटीजन्स का राइट का बात किया गया है, एंड एक बात किया गया है जो डेटा प्रोड्यूसरीज होते हैं। ठीक है, डेटा प्रोड्यूसरीज का, तो डेटा प्रोड्यूसरीज में आपको कौन देखने को मिलेगा, तो जो भी पर्सन है जो सिटीजन्स के डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ना इसमें आता है, एंड सिटीजन्स यू नो वेरी वेल कि जो मेरा खुद का डेटा होता है, लाइक आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से ये चीज़ है, देखो तो दोनों के लिए अलग अलग ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशंस तो सिटीजन्स पे कुछ होगा नहीं वैसे, बट आपको थोड़ा सा क्या है कि आपको अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशंस डेटा पे जो डेटा प्रोड्यूसरीज हैं उन पे है, और वो ऑब्लिगेशन क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो कंसेंट नोटिस लेना, बेसिकली कंसेंट नोटिस में एक प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर एंड सिंपल कर देना है कि आप चाहो तो कंसेंट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, मेरी मर्जी है कि मैं इस पे देना चाहूँ कि नहीं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक और ये है कि अगर मैं चाहूँ कि अपना जो कंसेंट है उसको विथड्रॉ करना है, तो इसमें ये प्रोविजंस मेंशन है। ठीक है, ऑब्वियस है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें रहेंगे, बिकॉज ऑफ डेटा प्रिवेसी और आवर प्रिवेसी वी कैन से, जो आर्टिकल 21 में मेंशन है, इस कारण से भी। ठीक है, तो जो है विथड्रॉइंग जो कंसेंट था उसको थोड़ा सा इसमें स्ट्रीमलाइन अच्छा ईज़ किया गया। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो है ना कि अगर आपका पर्सनल डेटा है उसको आप इरेज करवा सकते हो कि नहीं, तो इसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए। इसमें दो तरह के प्रोविजंस रखे गए। एक तो है कि जब आप किसी भी चीज़ को, डेटा को प्रोसेस करवाते हो, फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप डेटा किसी को दिए हो, ठीक है, आधार कार्ड दिए हो, और ये जो है मिनिमम 1 ईयर तक उस पर्सन के पास रहेगा, उस कंपनी के पास रह सकता है। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर पीरियड तक। इसमें ऐसा क्यों प्रोविजंस है कि भाई 1 साल तक ही क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हो सकता है कि आपका डेटा कोई ब्रीच ना कर ले, साइबर अटैक ना हो जाए, कि कहीं और ना हो जाए, तो जिसको आप दे रहे हो वो पर्सन आपके डेटा को सही से ऑथेंटिकेट करके रखा है कि नहीं, इस चीज़ को उस पर जो ऑब्लिगेशन है वो मेंटेन करके रख रहा है कि नहीं, ठीक है, अकाउंटेबल है कि नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे इसको इंश्योर करने के लिए मिनिमम 1 ईयर पीरियड तक रखा गया है। देन अगर एक और चीज़ इसमें ये प्रोविजंस है कि 1 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है। कब, जब कोई गवर्नमेंट जो है अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन लाती है कि नहीं बिकॉज ऑफ डेटा प्रिवेसी और बिकॉज ऑफ समथिंग, तो वहाँ पे है गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन लाती है तो उसको 1 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो बस ये चीज़, दो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। 1 साल से ज़्यादा वाला में क्या है, गवर्नमेंट का है, बट अगर अदर कंपनीज और ये बोला जाए तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर पीरियड। ठीक है, और ठीक है, एंड देन अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमारे प्री पॉइंट से, कि राइट ऑफ सिटीजन्स अंडर डीपीडीपी रूल्स। क्या क्या है राइट, सिटीजन्स का राइट, तो इसमें यह है कि आप किसी भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे बैंक में देखने को मिलता है ना कि आपका जो बोल सकते हैं अकाउंट है, तो उसके बगल में नॉमिनी को आपको नाम, वहाँ पे एड्रेस देना होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये प्रोविजंस लाया गया कि राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज देयर डेटा राइट्स ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी पर्सन को जिसका पर्सनल डेटा है, तो उसके लिए जो उसका नॉमिनी है
उसके डिसीजन पे फर्दर उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा जो ओरिजिनल पर्सन का डेटा है, ठीक है। सो ये चीज़ रखा गया। और एक में इसमें और है कि राइट टू गिव और रिफ्यूज कंसेंट, ऑब्वियस बात है जो हम लोग अभी देख लिए। तो इसमें ये है कि विड्रॉल का कंसेप्ट भी है। फिर इसमें ये भी है कि जो पर्सनल डेटा का यूज्ड है उसका कहाँ पे हो रहा है ये जान सकता है सिटीजन्स, ये भी इसमें राइट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड देन फिर एक है राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, जो कि डेटा फिडुशियरी के थ्रू रखा गया। तो वही है कि आप इसको हटा सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल लिसन, आपके पास पर्सनल डेटा था, ठीक है, फिर वो चीज़ है कि खो गया, ठीक है, आपका किसी भी तरह से, तो आप फिर से डेटा फिडुशियरी से चाहो तो आप उसको ले सकते हो, एंड जो भी इसके अंदर प्रोविजंस आता है लाइक मिनिमम 1 ईयर एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह से राइट टू करेक्ट एंड अपडेट पर्सनल डेटा, तो आपका जो डेटा है आप चाहो तो करेक्ट भी करवा सकते हो, ठीक है, अपडेट भी करवा सकते हो। फिर राइट टू इरेज पर्सनल डेटा, जो अभी हम लोगों ने देखा कि सर्टेन सिचुएशंस में अगर कोई ऐसा प्राइवेसी इशूज एराइज हो रहा है तो देखो। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। देन कुछ ऐसे इसमें यही है, जैसे देखो मैंडेटरी रिस्पॉन्स विद इन 90 डेज। तो अगर जैसे होता है ना कि आप रिक्वेस्ट किए हो अपडेट करने का, करेक्शन करने का, तो एक मैंडेटरी कर दिया ऐसा बोल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि नहीं है, तो ये मैंडेटरी है। इट मीन्स कि 3 मंथ के अंदर उस डेटा फिडुशियरीज को रिस्पॉन्स करना होगा, ठीक है, जो भी अगर कोई क्लेम करता है कोई सिटीजन्स, तो ठीक है, ओके। एंड देन देखो सोशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस डेटा के लिए तो भी होना चाहिए ना। और इसके लिए क्या है, तो देखो यहाँ पे वेरीफाइबल कंसेंट होना चाहिए पेरेंट्स से और गार्जियन से, ठीक है। जब आप किसी बच्चे का जो पर्सनल डेटा है उसको यूज कर रहे हो तो पेरेंट्स का वेरिफिकेशन या फिर उनका कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। और देखो कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पशन कंसेंट अलाउ है कुछ ऐसे इसेंशियल पर्पज़ के लिए, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रियल टाइम सेफ्टी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ना ऐसा इसको एग्जाम्पशन दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से है, यहाँ से ट्रैप किया जा सकता है। सो ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो राइट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिटीजन्स, तो ये हम लोग देख लिए कि क्या क्या राइट है। देन एक है DPBI, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें क्या है ऐसा पूछ सकता है। तो ये प्री एंड मेंस दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो ये इसमें 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक डेडिकेटेड पोर्टल्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये अलाउ करता है कि बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि सिटीजन्स को अलाउ करता है कि आप फाइल कर सकते हो, अपना कंप्लेन है उसको ट्रैक कर सकते हो। तो बस इतना ये ध्यान रख लो कि इसमें 4 मेंबर हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, बाकी तो इधर आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। देन अपील अगेंस्ट बोर्ड डिसीजन, तो अगर बोर्ड ने कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं डिसीजन सही नहीं है, तो आप अपील कर सकते हो, जो कि ये जो अपील है वो ये सुना जाएगा TD सैट के थ्रू सुना जाएगा। इसमें कौन है TD सैट, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है आपके अपील को सुनेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ इसमें अदर कुछ प्रोविजंस हैं लाइक ऑब्लिगेशंस जो है ना सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसर्स पे, उसको कैसे इन्हांस करना है, ठीक है। तो इसमें है कि एक मैंडेटरी पीरियोडिक डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, तो पीरियोडिक होगा, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि ऑडिट है ना 12 मंथ में एक बार होना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिकली जो इसमें प्रोविजंस हैं उसमें डेटा को, उसमें टेक्नोलॉजी को एक ही स्ट्रिक्ट चेक करना होगा कि सही से है कि नहीं, लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ जो भी है, ठीक है। मैनेजर का कंसेंट होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो कंपनी उस पर है उसका यहाँ पे कंसेंट होना, ताकि तभी तो अकाउंटेबिलिटी बना रहे। देन हम लोग अगर बात करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पे ये है कि अगर ये चाहे उन्हें अगर लीगल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल इसमें प्रोटेक्शन रखा गया है, ठीक है। सो ऑब्वियस है उनके लिए भी होना चाहिए। एंड देन अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था मेंस में, ठीक है, 2024 में। तो यहाँ पे क्या है कि DPDP एक्ट है 2023 का, इसका एम क्या है, इसमें क्या डिफिनेशन है इसका, बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो ये देखो, तो ये क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि उनका जो पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। और बेसिकली अगर उसका यूज भी हो रहा है तो एक लॉफुल पर्पस से हो, ठीक है, उनके डेटा को। साथ ही साथ इसमें कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जिसमें कि कंसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, पर्पस लिमिटेशंस है, डेटा मिनिमाइजेशन है, एक्यूरेसी, ठीक है, स्टोरेज लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफ गार्ड, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा चीज़ जो है इसमें इसका कोर प्रिंसिपल है। तो इसमें तो आपको ये पता ही होगा, जैसे
इतना तो कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, लाइक कंसेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड एक्यूरेसी, स्टोरेज। बट कुछ कुछ ऐसे हैं लाइक डेटा मिनिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी सेफगार्ड, तो ये चीज़ भी है। देखो की डिफिनेशन में क्या है कि डेटा प्रिंसिपल्स में क्या है कि जिसका डेटा प्रिंसिपल ये होता है ना कि एक सिटीजन, वी कैन से कि जो पर्सन का डेटा है, वो जो पर्सन है उसको हम लोग डेटा प्रिंसिपल बोलेंगे। और डेटा फिड्यूसरीज कौन है? जो कंपनी डेटा को होल्ड करके रख रही है, जैसे पर्सन्स हो गया, कोई कंपनी है, गवर्नमेंट है, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। कंसेंट मैनेजर का क्या मतलब है कि जो एंटिटी जो रजिस्टर कर रही है, ठीक है, जो भी ऐसे कोई रजिस्टर्ड एंटिटी भी बोल सकते हैं, कंपनी भी बोल सकते हैं, जो कि डीपीबीआई के साथ है, तो वो डेटा प्रिंसिपल को कैसे उसको कंसेंट है, उसको रिव्यू है, डेटा प्रिंसिपल मीन्स कि जो पर्सन है उसको देना है कि नहीं देना है, तो ये बेसिकली यहाँ पे बात करता है कंसेंट मैनेजर में, ठीक है। वो कंसेंट मैनेजर यहाँ पे होता है, और यही होता है जो कि पर्सन्स के जो कंसेंट हैं उसको यहाँ पे देता है, रिव्यू करता है, देखता है। और ये जो है ना कंसेंट मैनेजर, इसको डीपीबीआई से रजिस्टर होना कंपलसरी था, जो कि हम लोगों ने देखा था। एप्लीकेबिलिटी का अगर बात करते हैं तो ये जो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा है, ये इंडिया में होना चाहिए इसका प्रोसेस, ठीक है। और इसको कैसे करना है तो डिजिटली कलेक्टेड होना चाहिए, एंड बाद में अगर ऐसा भी है तो बाद में भी उसको डिजिटाइज किया जा सकता है, ठीक है। देन ये क्या होता है कि किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो पर्सनल यूज डेटा हो गया और पब्लिकली अवेलेबल डेटा हो गया, ठीक है, तो इस पे अप्लाई नहीं होता है। कहने का मतलब ये है ना कि खुद के लिए है, ठीक है, और आप ऐसे पब्लिकली अवेलेबल है, तो इस पे तो इतना भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें प्रोविजंस है। कंसेंट रिक्वायरमेंट तो हम लोग देखे ही काफ़ी कि पर्सनल डेटा प्रोसेस जो है ना, ये केवल लॉफुल पर्पज से होना चाहिए, ठीक है। और और वैसे भी डेटा प्रिंसिपल्स जो है, जो पर्सन है, जो सिटीजन्स है, उसके कंसेंट से होना चाहिए, ठीक है। एक जो अभी हम लोग बोर्ड देखे थे, डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मॉनिटर करता है कंप्लायंस एंड जो पेनाल्टीज इम्पोज हो रहा है उसको देखता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करवा सकता है कि जो फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ है नॉन कंप्लायंस बाय डेटा फिड्यूसरीज पे, वो क्या है। तो देखो अप टू 250 करोड़ जो है ना, अगर बेसिकली आपका जो डेटा है उसको मेंटेनेंस में अगर कुछ ऐसे फेल्यूर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और कोई ऐसा रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड में अगर कोई फेल्यूर देखने को मिलता है, तो उस पर अप टू 250 करोड़ का है, एंड अप टू 200 करोड़ का है ऐसे फाइन, ठीक है। और ये तब है जब आप अगर किसी भी पर्सन का डेटा ब्रीच किए हो, ठीक है, या उनका डेटा वायलेशन हुआ है, हो सकता है रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, अगर आप उसको इन्फॉर्म नहीं करते हो, या फिर जो बोर्ड है डीपीबीआई, उसको अगर आप इस चीज़ को नोटिफाई नहीं करते हो, तो आपको फाइन देना होगा 200 करोड़ तक, ठीक है। और साथ ही साथ अप टू 50 करोड़ है अगर कोई भी ऐसा अदर वायलेशन देखने को मिल रहा है इस एक्ट के रूल्स में, तो अगर बेसिकली आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको 50 करोड़ तक फाइन लग सकता है। देन रिवाइज सेक्शंस 81J जो है ना आरटीआई एक्ट का, ठीक है, तो ये क्या करता है कि बेसिकली जो है ना इंफॉर्मेशन को उसको एग्जाम करवाता है, अगर करता है अगर ये कोई जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो ये आरटीआई एक्ट का यहाँ पे बात किया गया है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी के भी जान सकते हो कि किसका अगर किसी के भी पर्सनल डेटा के बारे में पता करना है, तो ठीक है, तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो आरटीआई के थ्रू। देन ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है? ऑब्वियस बात है कि ये तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी के लिए, जो कि पुट्टा स्वामी के जजमेंट में भी बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है ताकि उनका जो सेफ गार्ड किया जा सके, और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं वो फेस कर सकते हैं ना सर्विलांस एंड ऑल, तो उसके लिए जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी होना जरूरी है। और अगर हम लोग सेफ गार्ड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लाइक बहुत सारे ऐसे बिग टेक कंपनीज हैं जो कि इस डेटा को मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ डेटा मिसयूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, उसको कैसे रोका जाएगा। तो हो सकता है कि डेटा को मिसयूज किया जा सके, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे डीपीडीपी तो है ही एक्ट, और साथ ही साथ साइबर क्राइम केस जो कि 2023 में रिपोर्ट किया गया है, यहाँ पे देखने को मिला। एग्जांपल अगर बात कोट कर सकते हो, लाइक 33,000 एडिशनल साइबर केसेस इसमें रिपोर्ट किए गए 2023 में, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2021, एंड ये एनसीआरबी का डेटा था, ठीक है।
तो ये जो है ना, ये इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी डेटा मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ यहाँ पे आपको ऐड हो गया, इलेक्शन में हो गया, ये काफ़ी मिसयूज होता है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को फेस किए होगे कि जब कोई कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन आता होता है, तो आपके कॉल पे आएगा कि आप इनको वोट दो, इनको ये करो, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ यहाँ से किस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका डेटा का ब्रीच होता है, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी जो कि मेजर इश्यूज हैं, ठीक है। और ये जो हैकर होते हैं वो लार्ज डेटा को, आपके लार्ज डेटा सेट को हैक कर सकते हैं, जैसे वही एम्स अटैक देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना इशूज़ होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल थ्रेट के लिए, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 10.29 लाख जो है ना था इन 2022, जो कि अभी 2024 में देखने को मिल रहा है कि 22.68 लाख हो गया। समझ सकते हो डबल हो गया बेसिकली यहाँ पे। साथ ही साथ जो है ना कि ये कंपलसरी इसलिए है कि जो ट्रस्ट बिल्ड हो सके डिजिटल इकोनॉमी में, ठीक है। और डिजिटल इकोनॉमी अभी समझ रहे हो कि किस तरह से इमर्ज होकर के इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक कि यूपीआई भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो है ना इसको किए हुए हैं, लाइक फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, ठीक है। ये पूछा भी गया था आई थिंक 2025 में, ठीक है। देन इंडिया डिजिटल इकोनॉमी अकाउंटेड फॉर कितना, इस देखो ये डिजिटल इकोनॉमी इसमें कितना कंट्रीब्यूशन 11.74% ये 22-23 में, तो आप समझ सकते हो कितना इसका इंपॉर्टेंस है। देन इथिकल यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये ज़रूरी है इस कारण से, तो ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म क्या है इस डीपीडीपी रूल्स का 2025 में जो अभी लाया गया, और डीपीडीपी एक्ट 2023 में, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कुछ चीज़ें आती हैं तो कुछ कमियां हो जाता है, तो उसको लिए क्रिटिसिज्म भी होना ज़रूरी है। देन हम लोग देखते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है। सो बोर्ड एग्जाम्पन यहाँ पे बात ये किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो एग्जाम कर सकती है उस नोटिफाइड एजेंसी को किसी कारण से, लाइक सिक्योरिटी हो गया, सोवरेनिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, और ये कैसे, तो विदाउट क्लियर ओवरसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और फिर उसी तरह से मिसिंग राइट्स यहाँ पे क्या है, तो जो एक्ट है वो राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी को ओमिट करती है एंड राइट टू बी फॉरगॉटन को। कहने का मतलब कि अगर मेरा डेटा मिस हो गया तो आप इसको फिर से नहीं जान पाओगे, ठीक है। एंड आप इस चीज़ को भुला नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि भाई मेरा डेटा मिसयूज हो गया, तो इफ़ आई वांट टू इरेज इट देन इट्स ओके ना। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एम्बिग्विटी इन डिफिनेशन क्या क्या है इसमें, कुछ ऐसे लाइक सिग्निफिकेंट डेटा फिडुसियरीज का है ना, इस पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देन कंप्लायंस बर्डन जो है, इम्पैक्ट इनोवेशंस, तो ये सब जो है ना ये मेंस में आप यूज़ कर सकते हो वैसे, ऑल दो इट नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट। देन अदर इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, तो केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 का जो था, जिसमें कि राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट्स इस आर्टिकल के अंदर बताया गया 21 के अंदर, ठीक है। देन जस्टिस बी एन श्री कृष्ण कमेटी 2017 का ही है, वो क्या करता है कि डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज़ को एग्जामिन करते हैं एंड रिकमेंड करते हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक लॉ होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव लॉ होना चाहिए, ठीक है। फिर एक दिशा पोर्टल करके है, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर के लिए है। तो ये फ्रेमवर्क है बेसिकली हेल्थ केयर डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो ऐसा पूछा जा सकता है। सर्ट इन जो है ना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो ये बेसिकली साइबर क्राइम डायरेक्शंस जो था अप्रैल 2022 का, ये सर्ट इन रिक्वायर है बेसिकली फॉर द इंसिडेंट ऑफ डेटा ब्रीच जो होता है उसको रिपोर्ट करने के लिए, और ये कब होना चाहिए, विद इन 6 आवर। तो ये सारा चीज़ इसका सर्ट इन का काम है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि जो डीपीडीपी एक्ट है और ये जो रूल है, ठीक है, उनमें जो कुछ कमियां हैं उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और एक बोल सकते हैं कि मेजर ट्रस्ट वर्दी एंड फ्यूचर रेडी डिजिटल इन्वायरमेंट है इंडिया में। और इसमें ये तो सब चीज़ तो ठीक है, बट जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि कैसे पर्सनल डेटा को आप इसको हैंडल करोगे, क्लैरिफाई करोगे, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको हैंडल कैसे करोगे, इंडिविजुअल के राइट को और कैसे स्ट्रेंथन करोगे, तो आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, तो इसमें क्या क्या है इंडिया एआई को लेकर के। एआई पे क्वेश्चन भी पूछा गया आई थिंक 2023 में कि एआई समिट कब हुआ था, ठीक है, और इसका होस्ट कौन था। तो हम लोग देखते हैं जो मीटी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने अनवील किया है इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, और ये किसके अंदर, तो इंडिया एआई मिशन के अंदर। ये सारा चीज़ वी कैन से कि मेंस मटेरियल है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो।
कुछ भी ऐसा है तो कोड भी कर सकते हो। देखो एआई गवर्नेंस गाइडलाइन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका काम ही ये है कि जो गवर्नेंस है, ठीक है, इस डिजिटल एरा में एआई में, ठीक है, तो उसको कैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना है उसको फोस्टर करने का यहाँ पे बात किया गया है। साथ ही साथ जो है ना कि सेफ्टी डेवलपमेंट और उसका जो डिप्लॉय है एआई का उसको एक अच्छे से करना है, ताकि जो रिस्क इससे राइज हो रहे हैं अभी, लाइक डीप फेक एक मेजर रिस्क है एआई से, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके और सोसाइटी को एक ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके इस पे, ठीक है। देखो इसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जो कि इस गाइडलाइन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल हाई लेवल बॉडी जो है एक है, ठीक है, जिसको कि हम लोग एआई गवर्नेंस ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी ऐसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहे हैं और कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, एआई गवर्नेंस के साथ, उसको एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के साथ डील करना है सारे एजेंसी के बीच में, ठीक है। नहीं तो होता है ना कि पुलिस अलग काम कर रही है, पुलिस को लिए को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हो सकता है टेक का इन्फॉर्मेशन, टेक का हेल्प लेना हो, तो ये सारा चीज़ जो है अगर एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में रहे, या वी कैन से कि अगर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रहे, तो इससे क्या होता है कि जो फंक्शनिंग है, जो गवर्नेंस है, वो अच्छे से इंश्योर हो पाएगा। देन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं कुछ कुछ, जैसे मीटी हो गया, एमएचए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, देन सेक्टरल रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई से भी, ठीक है, इस तरह से जो है ना ये गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली जो भी ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स हैं उसको इशूज़ करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रीवांस रेड्रेसल है उसको बेसिकली ग्रीवांस है उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ, तो अब हम लोग थे एडवाइजरी बॉडी पे देख लेते हैं थोड़ा। इसमें नीति आयोग हो गया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, साइंटिफिक एडवाइज़र एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें ये है जो कि एआई गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो ये ग्रुप है एआई गवर्नेंस ग्रुप, ठीक है, उसको रेगुलर ब्रीफिंग में ये सारा चीज़ जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में है, ठीक है। देन एक है स्टैंडर्ड बॉडीज है कुछ, बीआईएस हो गया, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर्स हो गए एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं कि जो बेसिकली रिलेशंस हैं, एक स्टैंडर्ड रिलेशंस टू एआई रिस्क टेक्सोनॉमीज एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, उसको डेवलप करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, देखो एक और चीज़ यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट ये है, कुछ सूत्राज हैं ताकि इथिकल और रिस्पॉन्सिबल एआई हो सके, उसके गाइडलाइंस के लिए कुछ है। जैसे एक तो फाउंडेशन में ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, और पीपल्स फर्स्ट का जो मोटो है वो होना ज़रूरी है, अदरवाइज डेटा ब्रीच किया जा सकता है उनका, ठीक है। देन इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, ठीक है। साथ ही साथ कहने का मतलब ये है कि आप इनोवेशन में तो बहुत कुछ नए नए चीज़ ला रहे हो, बट उसके रिस्ट्रेंट के लिए आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वही है ना कि आप इसको हो सकता है अच्छे से मिसयूज कर दो, डीप फेक वाला जो इशूज़ हैं, तो इस चीज़ के लिए इसमें देखने को मिला है। और हाँ, फेयरनेस एंड इक्विटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एक मेजर इशूज़ है जो कि इसमें डील होना चाहिए। देन अंडरस्टेबल होना चाहिए बाय डिज़ाइन, कहने का मतलब कि इतना भी कॉम्प्लिकेट मत कर दो कि जो सिटीजन्स है, जो कोई इंडिविजुअल्स पर्सन है उस चीज़ को समझ ना पाए, ठीक है। तो इसके लिए ये अंडरस्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। सेफ्टी, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी एक मेजर स्टेप होना चाहिए इसमें। देखो कुछ इशूज़ हैं जो कि मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक इश्यूज़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा इश्यूज़ क्या है कि जो लोग हैं खास करके इंडिया का, एक तो अर्बन और रूरल डिवाइड जो है ना वो काफ़ी है, डिजिटल डिवाइड, ठीक है, अर्बन एंड रूरल। साथ ही साथ लिटरेसी का काफ़ी मेजर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडियन पीपल जानते ही नहीं है कि कैसे इसको किया जाए। प्लस में एक्सेसिबिलिटी का जो है, एक्सेसिबिलिटी का भी इशू है, इतने ईज़ होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है, तो ये सारा चीज़ जो होता है। तो देखो कुछ एआई गवर्नेंस में क्या है कि डिजिटल डिवाइड एक मेजर इशू है, तो इसमें जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो एआई का डिप्लॉयमेंट में काफ़ी कॉस्टली ये पड़ता है, तो इस कारण से ये है, ठीक है। और प्लस में जो इसका एआई का एडॉप्शन है वो भी अनइवन है, कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी में नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वो अफोर्डेबिलिटी का इशूज़ यहाँ पे आ रहा है। हेल्थ केयर भी एक प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा अभी इसको अडोप्ट नहीं किया गया है, ठीक है।
पब्लिक सर्विस में भी बहुत हद तक। तो ये सारा चीज़ जो है ना, यूनिफॉर्म एडोप्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं 2024 रिपोर्ट के थ्रू, एज इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, तो 51% जो रूरल पॉपुलेशन है अभी भी उनको एक्सेस नहीं है इंटरनेट का। आप समझ सकते हो, मोर देन हाफ, ठीक है। तो इससे समझ सकते हो कि इंक्लूसिविटी का भी इसमें प्रॉब्लम है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे एआई ट्रेंड है ऑन बेसिकली डेटा के बेसिस पे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो वेलफेयर है, पुलिसिंग है, उसमें उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का तो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ठीक है। एंड देन साइबर सिक्योरिटी एक मेजर इशूज़ है, जिसमें कि डेटा मैनिपुलेशन अच्छे से किया जा सकता है, मॉडल हाईजैकिंग हो सकता है, ठीक है। एंड पॉलिसी रेगुलेशन, तो इसको क्या है कि अर्जेंट रिव्यू एंड पीरियोडिक रिव्यू करना ज़रूरी है, राइट। चलो, अब हम लोग देखते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट। पीसीपीएनडीटी एक्ट में क्या है कि इसमें क्या है कि जो एआई बेस्ड रेडियोलॉजी टूल है, ठीक है, उनको इनेबल करना होगा इन अ सस्टेनेबल वे। अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं कि जो अनलॉफुल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कर सकता है, एंड इससे क्या क्रिएट हो सकता है, जेंडर बायस देखने को मिलेगा, इनक्वालिटी देखने को मिलेगा, फीमेल फिटिसाइड देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ क्रिएट कर सकता है पीसी पीएनडीटी एक्ट को अगर अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें अगर क्या है कि एआई बेस्ड रेडियोलॉजी जो है ना, ये सारा चीज़ एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको हम लोग मेंस में कोट कर सकते हैं कि ऐसे सिंपली इन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। देन आईपीआर रिलेटेड इश्यूज तो है ही, इसमें पता भी नहीं चलता है ना, तो इस कारण से यहाँ पे ये बताया गया है कि एक क्यूआर बेस्ड होना चाहिए। क्यूआर बेस्ड, जैसे एक आई थिंक किसी अदर फॉरेन कंट्री ने, ये आई थिंक फ्रांस, तो उन्होंने ये किया कि जब आप एआई जनरेट कर रहे हो किसी वीडियो, तो उसमें क्यूआर होना ही चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि इसका जनरेशन कौन किया है, इसको जनरेट कौन किया है। तो यहाँ पे आईपीआर जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी एक इशूज़ है, ठीक है। और किसी भी मटेरियल को कोई भी यूज कर लेता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट, तो ये कॉपीराइट मटेरियल का भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ उसका ऑनरशिप को पता ही नहीं चलता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एआई वीडियो या फिर ऑडियो या फिर समथिंग कुछ भी क्रिएट करते हो, तो बहुत सारे इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है, एंड जो रियल इसका ओनरशिप है या फिर कौन इसको बनाया है, ये भी ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। एंड देन इसमें क्या है, मिसयूज़ ये देखने को मिल रहा है कि जो एआई है वो कर सकता है डीप फेक वाला प्रॉब्लम, डेटा पॉइजनिंग कर सकता है, और एडवर्शियल अटैक कर सकता है, एआई ड्रिवन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, ठीक है। तो इस तरह से, और ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, फेक न्यूज़ क्रिएट करने में, ठीक है। एंड एआई का और भी मिसयूज किया जा सकता है टू, वी कैन से कि जो इलेक्शन टाइम में होता है वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एआई गवर्नेंस में, ठीक है। तो इंडिया ने क्या लिया है एंड ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ है। इंडिया में है एक NSAI, ठीक है, नेशनल स्ट्रेटजिक फॉर एआई, ये नीति आयोग का है। इसमें क्या बोलता है कि एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी हैशटैग करके है। तो ये बताता है कि हर सेक्टर में होना चाहिए, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया। उसी तरह से तो ये तो DPDP एक्ट 2023 का है ही, जो कि डेटा प्रोटेक्शन को इन्हांस करता है इंडिविजुअल को, ठीक है। इंडिविजुअल के डेटा प्लस में ये एआई रिलेटेड जो भी ऐसे प्राइवेसी कंसर्न है उसको इसमें देखता है। उसी तरह से है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, GPAI, GPAI, ठीक है। तो ये क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को डायरेक्ट करता है, एंड इसका जो एप्लीकेशन है एआई का, ठीक है, उस पर बात करता है कि ये फोकस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रख करके, इंक्लूजन होना चाहिए डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो देखो, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो फाउंडिंग मेंबर है GPAI का इंडिया, ठीक है। इस तरह से ग्लोबल लेवल पे क्या है कि यूरोप्स यूरोप्स एआई एक्ट 2024 आया है, ठीक है, जो कि ये फर्स्ट मेजर रेगुलेशन था एआई को लेकर के यूरोप का। एंड ये क्या करता है कि इस पे 4 रिस्क लेवल पे इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क और मिनिमल रिस्क, जो कि अवॉइडेबल है थोड़ा बहुत। उसी तरह से जो है ब्लेसली डिक्लेरेशन 2023 का, ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, ठीक है। तो इसमें 28 कंट्रीज साइन किए थे, एंड यूरोपियन यूनियन भी इसका सिग्नेटरीज था, ठीक है। और इसमें क्या था बेसिकली कि एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस एआई
के रिस्क को लेकर के, ठीक है, ये क्या रिस्क पोज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर G7 इम्पैक्ट ऑन AI 2023, इसका एम था कि जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है, ठीक है, फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड AI सिस्टम का यूज को, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड इसमें जो पार्टिसिपेशन था ये बेसिकली वॉलेंट्री था, तो ऐसा भी कंपलसरी टाइप से नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। वैसे भी जो कोई अदर कंट्रीज स्टेप्स लेते हैं तो वॉलेंट्रीली ही होता है। OECD AI प्रिंसिपल 2019, देखो सबसे पहले यही आया था, ठीक है। इस तरह से अभी तक हम लोग जो देखा, तो ये क्या है कि फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड था ऑन AI, जो कि इनोवेशन प्रमोट करता है, ट्रस्ट वर्दी AI पे बात करता है कि जो कि ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। इंडिया AI मिशन के अगर हम लोग बारे में बात करते हैं तो ये 2024 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इंडिया AI मिशन, इसका एम क्या है, तो जो कम्प्रहेंसिव इकोसिस्टम है AI इनोवेशन और डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर के, ठीक है, बेसिकली डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग एक्सेस, तो इस पे बात करता है, इसका एम है, पर्पस है, ठीक है। 2024 में लाया गया इंडिया AI मिशन, और साथ ही साथ ये इसमें 10,000 GPU को डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और एडवांस किया जा सके। GPU जो है ना, एक पावरफुल कंप्यूटर चिप है बेसिकली, जो कि इमेज हो गया, ग्राफिक्स हो गया, उसको प्रोसेस करता है, फास्टर करता है, AI प्रोग्राम को रन करता है, साथ ही साथ जो कम्प्लेक्स टास्क होता है उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बात किया गया। देन एक है कि जो ये बेसिकली जो इंडिया AI मिशन है, ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये कौन लॉन्च किया है ये भी पूछ सकता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा भाई इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, ठीक है। ये किसके अंदर, तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर। देखो 7 पिलर क्या क्या है इसमें, तो ये ध्यान रख लेते हैं। तो इंडिया AI कंप्यूट है, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स एंड सेफ एंड ट्रस्टेड AI, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव एंड इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो इस तरह से जो है, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में भी है, ठीक है, और अलग अलग सेक्टर में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनोवेशन सेक्टर में भी, ठीक है। कंक्लूजन में अगर हम लोग बात करते हैं तो बस यही है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अच्छे से होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये सब आप कोड कर सकते हो। लाइक फ्रेंडली स्टैंडर्ड होना चाहिए, इनोवेशन फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिस्क है उसको मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम इस पे रिव्यू होना चाहिए कमिटी का, ठीक है। और देखो इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना होगा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, और साथ ही साथ इंडिया का जो इतना अभी पोटेंशियल है कि वो AI को हार्नेस कर सकता है टू फोस्टर मल्टीप्लायर फॉर द डेवलपमेंट रेदर देन अ सोर्स ऑफ एक्सक्लूजन और हार्म, ठीक है। तो उसको एक बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक इंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के थ्रू गाइड किया जाएगा, एंड देन ग्लोबल कोऑपरेशन तो मस्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ट्रिब्यूनल। एंड अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रिब्यूनल वाला जो क्वेश्चन है आई थिंक 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लाया गया था बेसिकली ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में, बट अभी एक और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लाया गया 2021 में, तो इसको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली था किससे, तो ये अपॉइंटमेंट टेन्योर एंड ऐसे सर्विस कंडीशन से रिलेटेड था, जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो बस न्यूज़ में था, तो इस कारण से हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है, और क्या, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली ये चीज़ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था उसको ओवरराइड किया गया लेजिस्लेटिव के थ्रू, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव ओवरराइड देखने को मिला ओवर जुडिशियल डायरेक्शन, और इस कारण से जो है ना, इसमें ये बताया गया कि जो 2021 का एक्ट है वो कंट्राडिक्ट करता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, ठीक है, जो कि एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में बाइंडिंग था, और ये क्लेरिफाई किया गया था। बट इन्होंने फिर भी क्या है कि लेजिस्लेटिव एक्ट लाया गया 2021 का, तो इसमें यही बताया गया कि जब तक से आप फिर से नहीं कर पाते हो ये, इसमें कुछ प्रोविजंस जो चेंज करने को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 2021 के एक्ट में, अगर जब तक से आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो, तो ये जो रहेगा प्रेजेंट स्टेटस वो फॉलो किया जाएगा, जो MBA एक्ट है बेसिकली मद्रास बार एसोसिएशन केस में लाया गया था,
ये 2020 का, और साथ ही साथ मद्रास बार एसोसिएशन केस 4 एंड 5 में उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट स्टेटस बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट जब तक से नया एक्ट नहीं लाती है तब तक से यही चीज़ फॉलो किया जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया कि जो लेजिस्लेटिव ओवरराइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट। और अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक मेजर इशू देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी यहाँ पे ये बात किया गया है जुडिशरी के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशंस, ठीक है। तो इसमें जो है ना कोर्ट डायरेक्ट किया कि यूनियन जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को फॉर्म करे विद इन पीरियड ऑफ 4 मंथ, ठीक है, ताकि आगे इस पे इशूज़ को डील किया जाए। देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, सबसे बड़ा बात तो ये है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। और एससी का जजमेंट क्या है, तो ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 जो था ना, ये टेन्योर और एज लिमिट को कर देता है 4 ईयर के लिए टेन्योर करता है, और मिनिमम एज लिमिट जो है 50 ईयर होना चाहिए अपॉइंटमेंट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि फिक्स टेन्योर करो, जो 4 साल का जो फिक्स टेन्योर है वो इनसफिशियंट है, जो कि जो ट्रिब्यूनल है उसका इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने में, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे बात किया गया। साथ ही साथ जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का बात करता है ये एक्ट, जो कि रिकमेंडेशन देगा चेयरपर्सन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ मेंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अलग ही कहना था। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये था इस 4 ईयर टेन्योर में कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एटलीस्ट जो है ना 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, ताकि जो, और साथ ही साथ जो लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर का होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हाँ कुछ ऐसे कंपोजिशंस हैं इस एबव कमिटी, तो इसमें चेयरपर्सन का बात कहा गया है कि सीजेआई होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये नॉमिनेट किए जाएंगे बाई सीजेआई, ठीक है। इसमें 2 मेंबर देखने को था, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और 1 मेंबर जो है ना, अगर कुछ ऐसा अपॉइंट चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के केस में जो है ये बात किया गया है कि ये ट्रिब्यूनल लाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है ना कि कोई चेयरपर्सन नहीं है, ठीक है, तो इस केसेस में अपॉइंट किया जाएगा 1 पर्सन को। साथ ही साथ इन इन केस अपॉइंटिंग अ मेंबर्स शैल बी सिटिंग चेयरपर्सन ऑफ दैट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे ये भी है, ये चेयरपर्सन ही अपॉइंट करेंगे। एंड एक यहाँ पे ये है, कुछ ऐसे कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ये कहा गया कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बारे में, कि 2020 रूल जो है ना वो जुडिशियल डोमिनेंस इन कमेटी को है वो फेल करता है, ठीक है। वो जो है बेसिकली इसको फॉलो नहीं करता है, एमबीए एक्ट, जो एमबीए बार एसोसिएशन ऑफ 4 केसेस था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया। साथ ही साथ यहाँ पे बोलता है जजमेंट में कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि एक सुपरवाइज करता है अपॉइंटमेंट, फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ऐसे ट्रिब्यूनल्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे था। ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ, ये प्री पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है वो जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल्स इंस्टीट्यूशंस है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया बाय द लॉ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फास्टर्स एडजुडिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेडिशनल कोर्ट के कंपेयर में कि यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं ऑन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, राइट। तो इसका अगर जेनेसिस का बात करते हैं तो ये जो है 1941 में बेसिकली लाया गया था, फर्स्ट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया था। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस में अगर बात करते हैं तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है ना आर्टिकल 323A एंड 23B ये इंसर्ट किया गया, जो कि ट्रिब्यूनल से डील करते हैं। यहीं पे है कि ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया कि 323 ये एक्ट में क्या है। तो ये पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट करे, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे। और ठीक है, फिर उसके तरह से यहाँ पे है कि 323B आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ ऐसे सर्टेन सब्जेक्ट हैं लाइक टैक्सेशन हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, जिसके लिए जो है ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं
लॉ बना करके ट्रिब्यूनल को, ठीक है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब्जेक्ट मैटर्स पे डील करते हुए बताया कि अंडर आर्टिकल 323B ये जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, कि आपको मतलब लॉ इनेक्ट करना ही है, ठीक है। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो स्पेसिफाइड है इस 7th लॉ में, वो एक्सटेंड हो सकता है। ओके, अपील अगर बात करते हैं तो करंटली ट्रिब्यूनल्स जो है ना, इसमें ये हाई कोर्ट क्रिएट किया गया है, बोथ एट दी सब्स्टिट्यूट टू द हाई कोर्ट एंड दी हाई सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब ये होता है ना कि कुछ ऐसे केसेस जो है ना, ये हाई कोर्ट अगर डील नहीं कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट डील नहीं कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल पे जाता है। यही है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं सिग्निफिकेंस। आप इसको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक स्पेशलाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर का होता है, तो वो जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम एराइज होते हैं उसको अच्छे से डील कर लेता है। स्पीडी रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, केस लोड जो है उसको कम करता है, एक्सेसिबिलिटी अच्छे से हो पाता है। जो कुछ ऐसे जियोग्राफिकली डिस्पर्स एरियाज जो हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशल इस से कुछ होता है ना, कुछ एरियाज में जो लोग उस हाई कोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें एक सेकेंड। ओके, एंड देन अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे की डेवलपमेंट देखने को मिला है ट्रिब्यूनल्स, इंडियन ट्रिब्यूनल सिस्टम में। तो ये क्या है कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कमीशन देखने को मिलता है, जो कि रिकमेंड करता है कि आप सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करो, ठीक है। अब ये 69 में था। 76 में सोरेन सिंह कमेटी आता है, ठीक है, एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करने का बात करता है एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, तो ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और यही 42nd अमेंडमेंट पास किया गया था इसमें। एंड देन 1930 में जो है ना, ऐसे सेवरल ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए थे इस डिफरेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। और ये इसमें आता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, तो इस टाइम पे काफ़ी लाया गया था 1930s में। 2017 में फाइनेंस एक्ट रिकॉग्नाइज करता है ट्रिब्यूनल्स को बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटी, और साथ ही साथ जो रिड्यूस करते हैं उनके नंबर्स को 26 to 19 लाते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, देख सकते हो। 2021 में ट्रिब्यूनल से रिफॉर्म से रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल लाया गया था, जो कि 9 एबोलिश करता है 9 ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रांसफ़र करता है उनके फंक्शनिंग को टू एस्टेब्लिश जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। ओके, अब चलो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन इंडिया। तो इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली आप इस पर ऐसे समझ सकते हो कि ये किसके लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस होना ही चाहिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में, अदरवाइज ऑब्वियसली यहाँ पे जुडिशियल ओवर रीच और एग्जीक्यूटिव ओवर रीच भी बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव ओवर रीच यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, इसके लिए तो बैठा ही है ये। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर अमंग द 3 ब्रांचेस, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ है, आप इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉ, जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स एंड। अब देखते हैं लीगल एड इन इंडिया। तो अभी क्या था कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन दी 9 नवंबर 1995, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एनुअली ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे, और इसका अभी 30 ईयर हुआ था इस एक्ट का, तो इस कारण से न्यूज़ में रहा है। तो इम्पोर्टेंट भी है, 13, 10, 20 ईयर्स जो होते हैं न्यूज़ में। तो सबसे पहले जो अगर हम लोग बात करते हैं इसका जर्नी लीगल एड का, तो ये 1949 से देखने को मिलता है कि जो बॉम्बे गवर्नमेंट कमेटी है, उन्होंने इम्फेसिस किया था इस गवर्नमेंट ड्यूटी को कि आप लीगल एड प्रोवाइड करो, ठीक है। और जिसमें कि कोर्ट फी हो गया, लॉयर्स फी हो गया, उसको इसमें कवरेज किया गया है। फ्री लीगल एड इसमें, ठीक है, और फ्री लीगल एड वैसे डीपीएसपी में तो है ही, ठीक है। देन 1958 में जो है ना 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, इसमें ये बताया गया कि जो फ्री लीगल एड है वो स्टेट का ऑब्लिगेशन है, ठीक है, इस पर इम्फेसिस किया। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एड 1970 जो है, एंड एग्जाम्ड कमेटी रिपोर्ट 1973 जो कि चेयर किया गया था बाय दी B.R. कृष्णा अय्यर, वो एडवोकेट करते हैं कि जो लीगल एड होगा वो स्टेचुटरी बेसिस इस पे होगा, ठीक है, तो स्टेचुटरी बेसिस को दे दिया जाए। देन 1976 लीगल एड ये फॉर्मलाइज किया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डीपीएसपी में आर्टिकल 39A। एंड 1980 में जो है ना, ये कमिटी इंप्लीमेंट करता है लीगल एड स्कीम को, जो कि पीएन भागवती के अंडर में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ताकि जो
ये लीगल एड है उसको पूरा नेशन वाइड यूज किया जा सके 1980 में। देन 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया एंड ये इनेक्ट किया गया था। देखो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है लीगल एड का, तो आर्टिकल 39 ये तो बात ही किया गया था, इसमें इंसर्ट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 21 में बात करता है कि फ्री लीगल एड होना चाहिए, ठीक है। और ताकि जो फंडामेंटल राइट है उसको इम्प्लिसिट किया जा सके इन दी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के अंदर। देन आर्टिकल 22(1) है जो कि डिटेंशन का बात करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, हाँ, इसमें बेसिकली वो बताता है कि ये कंसल्ट कर सकते हैं जो अरेस्ट किए गए हैं अंडर कोई भी ऐसे पर्सन, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, खुद को डिफेंड करने के लिए लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 जो है ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा इस इक्वालिटी के अंदर। देन लीगल सर्विस एक्ट 1987 क्या बोलता है, ठीक है। तो ये तीन ऐसे सिस्टम्स जो हैं ये प्रोवाइड करता है, एक नालसा होगा, सेल्सा हो गया, DLSA, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें हेड कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट स्टेट में, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है ही। देन देखो पर्सन्स एलिजिबल फॉर द गेटिंग फ्री लीगल एड, तो ये इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट से कि किसको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। एक तो है कि ST SC मेंबर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, एंड जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होंगे या फिर डिजास्टर्स के विक्टिम्स, और या फिर मेंटली इल डिसेबल्ड, या फिर इंडस्ट्री वर्कमैन होंगे, ठीक है। और या अगर कोई पर्सन कस्टडी में, जो अभी हम लोगों ने देखा 22(1) में। एंड देन जो जिनका इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, यही तो पूछा गया था, ठीक है, कि क्या प्रोविजंस है। तो आप देखो दो तरह से जा सकते हो, ठीक है। एक तो है कि अगर इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, किसी भी पर्सन का, तो डायरेक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये कर सकता है केस, ठीक है। एंड स्टेट जो है ना डिसाइड कर सकते हैं थ्रेशोल्ड को, अगर किसी पर्सन का 1 से 3 लाख के बीच में है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। देन एक है कि लोक अदालत का इस्टेब्लिशमेंट का बात करता है, ठीक है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि सेटल करते हैं केस और प्री लिटिगेशन मैटर्स को, ठीक है, लोक अदालत का बात करता है। देन रोल ऑफ नालसा, नालसा का क्या काम है, तो नालसा जो है ना ये पॉलिसीज लाता है, ठीक है, साथ ही साथ प्री लीगल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ऐसे स्कीम स्कीम फ्रेम करता है, ठीक है। विक्टिम कंपनसेशन की बात करता है ये नालसा में, कि जो स्कीम है लाइक कंपनसेशन स्कीम फॉर द वीमेन विक्टिम्स एंड सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर्स क्राइम्स। तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है कंपनसेशन एंड वीमेन को सपोर्ट करता है जो भी ऐसे विक्टिम्स और सर्वाइवर हैं, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स के। तो ये चीज़ अच्छा है। एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग का बात किया गया इसमें कि जो नालसा है बेसिकली ये मैंडेट करता है कि जो लॉयर हैं या फिर डेवलप्स बेसिकली लॉयर हैं, वो एक उनको ट्रेनिंग देना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। एंड पैरालीगल वॉलंटियर्स लाना चाहिए, ठीक है। तो इसका बात किया गया। प्रिजन लीगल एड, ठीक है, ये देखता है कि जो फंक्शनिंग है जेल लीगल एड क्लिनिक्स का, वो सभी मतलब प्रिजन में सही से हो रहा है कि नहीं, इसका ये देखता है, ठीक है। फिर सोशल जस्टिस लिटिगेशन, ठीक है, ये नालसा जो है ये फाइल करता है PIL को, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 2014 जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके राइट को, ठीक है। तो ये चीज़ है सोशल जस्टिस लिटिगेशन के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि फ्री लीगल सर्विस जो है ना ये इंक्लूड करता है और प्रोवाइड करता है एड एंड एडवाइस टू दी जो भी ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको कि वेलफेयर स्कीम की ज़रूरतें हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, देखो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं प्री लीगल एड इंडिया में, कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इसके लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लीगल लिटरेसी है, बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट टर्म देखने को मिलता है। हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या इतने डिफ़िकल्टीज टर्म आते हैं, तो उस वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अवेयरनेस ही नहीं है, प्लस में लीगल लिटरेसी नहीं है लोगों के बीच में। 15% जो रूरल रेसिडेंट हैं वो ही अवेयर हैं, ठीक है, कि जो नालसा जो है ना ये फ्री लीगल सर्विस मतलब जो ये फ्री लीगल सर्विस है, और ये नालसा रिपोर्ट 2022 के अंदर में देखने को मिला है। फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, तो लीगल एड जो है ना ये
कभी कभी मिल पाता है लोगों को, ठीक है, अदरवाइज बेसिकली उनको डिनाई ही किया जाता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड ऑल है। एंड ऊपर से देखो, अंडर फंडिंग का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है नहीं। एंड इस कारण से इसको सही से स्मूथ फंक्शनिंग देखने को पा रहा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। डिजिटल डिवाइड एक मेजर इशूज़ है, ठीक है। तो टेक प्रॉब्लम्स लाइक टेली लॉ एग्जिस्ट करता है इस चीज़ को देखने के लिए। तो ताकि जो है उनको डील किया जा सके। तो जो लो डिजिटल लिटरेसी है एंड इन एडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कारण से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और ये इफेक्टिवनेस नहीं है रूरल एरिया में, ठीक है। साथ ही साथ 33% रूरल इंडिया जो है ना, अभी भी इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एंड बात करते हैं अर्बन एरिया में 67% है। लिमिटेड फिजिकल आउटरीच का बात करते हैं तो वन लॉयर है 10,000 पीपल्स पे रूरल एरिया में, जबकि वहीं अर्बन एरिया में बात करते हैं तो वन लॉयर है 1,000 पर्सन पे, ठीक है। तो इस समझ सकते हो कितना गैप है। तो यही है, कंक्लूजन में लिख सकते हो कि पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है, एक क्वालिटी ऑफ काउंसिल ज़रूरी है, ठीक है। लोक अदालत, ये पूछ सकता है, पूछा भी है ना अभी, आई थिंक 2025, देख लेना। तो लोक अदालत क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है। जो कि बहुत सारे ऐसे जो पेंडिंग केसेस हैं, प्री लिटिगेशन केसेस हैं, उसको डील करता है। देन ये सबसे पहले कब हुआ था? 1982 में गुजरात में देखने को मिलता है। तो देखो, अगर स्टेटमेंट आता है इस पे तो बन सकता है कि राजस्थान में हुआ था क्या लोक अदालत सबसे पहले। तो नहीं, ये गुजरात में हुआ था। और उसको फिर स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया गया इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, राइट। और फिर उसके बाद जो कि अमेंड किया गया था 2002 में, और उसको फिर परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश किया गया। इसमें तीन टाइप्स के लोक अदालत देखने को मिलते हैं, एक तो स्टेट लोक अदालत, नेशनल एंड परमानेंट लोक अदालत। स्टेट लोक अदालत में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द पर एज पर दी लोकल कंडीशंस एंड नीड्स, ठीक है। और साथ ही साथ नेशनल में क्या है कि ये कंडक्ट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, कि जितने भी ऐसे सेटलमेंट हैं एक ही दिन में हो जाए, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत का अगर बात करते हैं तो परमानेंट ये इस्टेब्लिश किया गया मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो कंपलसरी प्री लिटिगेटिव मेकनिज़म है, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। देन यही है, बाकी ये सब डेटा है, आप देख सकते हो। देन देखो न्यूज़ इन शॉर्ट्स, एंड ये लास्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन असेंट टू बिल, तो ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ डिस्प्यूट से राइज हुआ था प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के मैटर पे। बेसिकली कुछ स्टेट्स क्लेम करते हैं कि गवर्नर जो है बिल को रख लेता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, ये आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट जो है ना कि ओपिनियन सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट से मांगा था कि क्या रोल है, कितना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे है। यहाँ पे आर्टिकल 200 और 201 का बात किया गया है कि 200 में कि अगर बिल पास किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये गवर्नर के पास चार चार ऑप्शंस होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल स्टैटिक में, ठीक है। रिजेक्ट कर देगा, एसेंट भी दे सकता है, या फिर प्रेसिडेंट का रिकन्सिडरेशन के लिए रख सकता है। देन आर्टिकल 201 में ये बताया गया कि जब बिल रखा गया है गवर्नर के लिए, ठीक है, गवर्नर के द्वारा अगर रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है, ताकि ये प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन, तो ये सारा चीज़ में प्रोविजंस है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप उसको बिल पे असेंट दे दो, या फिर उस चीज़ को होल्ड करके रख लो, ठीक है। कोई भी ऐसा टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, ये भी बात है। एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी, तो इसमें ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ये वाइट पेपर रिलीज करते हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी, ठीक है। तो किस तरह से कि जुडिशरी में जो है ना एआई का अच्छे से यूज किया जा सके, ठीक है। और जो इथिकल चैलेंज हो रहे हैं उसको आउटलाइन करो एंड देखो, उसको डील करो। देन रिस्क एंड इथिकल चैलेंज ऑन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा चीज़ इसमें आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ इशूज़ है नहीं। ओके, देन हम लोग देख लेते हैं अक्टूबर मंथ का, ठीक है। आई थिंक दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग, बट आई विल ट्राई टू डील इन अ सिंपल एंड इन फॉर्म। देखो, ये क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, काफ़ी ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। लाइक
सेकेंड। बेसिकली जो हमारा प्री पॉइंट से रहेगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिजन एक्ट है, जो कि ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, प्रिजन रिफॉर्म। तो ये अगर वीडियो लॉन्ग होता है ना तो इस चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे एक ये इस दो ही वीडियो, 2 मंथ का, ठीक है, पॉलिटी का। ओके। हाँ। तो प्रिजन रिफॉर्म, ओके, इसमें एनसीआरबी का डेटा आया है और ये रिपोर्ट रिलीज किया गया 2023 का प्रिजन स्टैटिक इंडिया रिपोर्ट। इसमें कुछ बताया गया जो कि हमारा मेंस पॉइंट से काफ़ी डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रिजन रिफॉर्म का ज़रूरत है क्यों, ठीक है। इसमें ये सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिला, कुछ डेटा यहाँ पे है कि हाई अंडर ट्रायल है, जैसे 73.5% ऑफ जेल इनमेट, ओवर क्राउडिंग एक मेजर इशूज़ हैं, ठीक है, इतना परसेंट है। एंड देन स्टाफ वैकेंसीज, ठीक है, पुअर स्टाफ ट्रेनिंग एक मेजर इशूज़ हैं, इन एडिक्वेट वीमेंस फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और ओके, वीक रिहेबिलिटेशन एफर्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें गवर्नेंस ऑफ प्रिजन इन इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात, और यहाँ से प्री में पूछा भी गया था जो हम लोग देखे थे, ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है, ठीक है, प्रिजन जो है ना, और पर्सन डिटेंड वो आते हैं स्टेट सब्जेक्ट के अंदर एंट्री 4 में, जो 7 शेड्यूल में है मेंशन। एंड देन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके मैनेजमेंट को लेकर के, साथ ही साथ जो प्रिजनर हैं, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा चीज़ जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखने को मिलता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो क्या करते हैं कि बेसिकली रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, स्टेट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे डील करोगे, ठीक है। एंड एक है कि जो ये प्रिजन है वो गवर्न किया जाता है बाय दी प्रिजन एक्ट 1984 एंड प्रिजन मैनुअल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नेंस। इट मीन्स कि अलग अलग कुछ स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं उसके थ्रू भी, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने प्रिपेयर किया है मॉडल प्रिजन्स एंड ये करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, जिसमें ये बताया गया है कि जो गाइडिंग, ये बेसिकली ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे वर्क करेगा कि कैसे स्टेट को जो है ना ब्रिटिश एरा लॉ को कैसे रिफॉर्म करना है एंड अपने अकॉर्डिंग उसको अलाइन करना है। देन जो मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 है वो रिलेवेंट प्रिजन्स ऑफ द जो प्रिजनर्स एक्ट 1900 और साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950 इसको एसिमिलेट्स करता है, कुछ इसके प्रोविजंस ये दोनों के उसमें लाया गया है। देखो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन्स, तो ये देखो ये केस स्टडी और मेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024 केस में ये बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि जो ओपन प्रिजन है, ठीक है, ये एक ओवर क्राउडिंग के लिए एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो रिहेबिलिटेशन प्रमोट करने में, और इसको केस स्टडी में अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ओपन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ओपन प्रिजन में, तो इसमें होता है कि जो प्रिजनर हैं उनको कुछ ऐसे सेंटेंस को बेसिकली सर्व करना होगा कुछ वर्क करके, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मिनिमल सुपरविजन्स एंड पेरीमीटर्स सिक्योरिटी के तौर पे, ठीक है, और उनको बेसिकली जो है ना जेल में नहीं रखा जाएगा, लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, उस प्रिजन सेल में, ठीक है। ओपन प्रिजन मॉडल में ये सबसे पहले अडोप्ट किया गया था राजस्थान में। देन इसमें ये भी देखने को मिलता है कि उनके थ्रू कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि लेबर करवाया जाता है, ठीक है, सर्व करवाया जाता है कि आप ये चीज़ करो, कुछ साफ करो, जो पेरीफेरी है जेल का, बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे सिंपल एक्ट करवाए जाते हैं। देन हुसैन नहरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1979 का जो है केसेस, सुप्रीम कोर्ट इसमें बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर में होगा। देखो मेजर स्टेक फॉर प्रिजन, कभी कभी होता है ना कि मतलब जब पॉलिटिशियंस एंड कुछ ऐसे पर्सन्स के बीच में टलसल देखने को मिलता है, अगर वो जेल में चला गया पर्सन तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि अपना ईगो सेट करने के लिए जो है ना इनको काफ़ी लंबे टाइम तक रखा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा डील करने का एक अच्छा खासा इस केसेस में लाया गया कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को स्पीडी ट्रायल करो।
मेजर्स क्या लिए गए हैं प्रिजन्स रिफॉर्म को लेकर के। तो जो एमएचए है ना, ये अमेंड किया इस मॉडल प्रिजन मैनुअल्स 2016 का रूल्स एंड मॉडल प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 को। किस लिए? तो बेसिकली जो प्रिजन, बहुत सारे ऐसे पूरे हमारे कंट्री में जो प्रिजन्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है उसको डील किया जा सके। तो अमेंडमेंट जो है ना इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये लाया गया। और बस यही है, आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस, मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का एम क्या था? तो बेसिकली जो यूनिफॉर्मिटी है लॉ में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना। और एक साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस प्रिजन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है, प्रिजनर का, उसको गवर्न करना। ये बेसिकली यही सिंपल है, तो आप विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ प्रिजन स्कीम्स को सपोर्ट करना, ई प्रिजन प्रोजेक्ट लाया गया है। और ये जो प्रिजन इंफॉर्मेशन है उसको सप्लीमेंट करता है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम में। और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ठीक है, ई प्रिजन प्रोजेक्ट, जो कि प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट, इसका एम क्या है? तो बेसिकली जो गैप है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जेल में, उसको फुलफिल करने का बात किया गया है, ठीक है। और जैसे होता है ना कि देखने को मिलता है बहुत सारे कि जेल से ही इतना वीक सिक्योरिटी था कि जेल से ही जो कुछ ऐसे प्रिजनर हैं वो चले गए, ठीक है, बाहर निकल गए। तो ये सारा चीज़ जो है ना इसको देखने के लिए न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट जेल में, ठीक है, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके, तो इसके अंदर में है। फास्टर एक है सिस्टम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, जो कि जो डिले है, ठीक है, बेल ऑर्डर, और जो बेसिकली होता है ना कि कोर्ट में बेसिकली ये जो डील किया जाता है, तो उसमें अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उस डिले को रिजोल्व करने के लिए ये लाया गया था फास्टर, ठीक है। ओके, वे फॉरवर्ड एंड रिकमेंडेशन चाहो तो लिख सकते हो। ये बेसिकली मेंस पॉइंट्स हैं क्या क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो 3 प्रिंसिपल्स था इस इम्प्रिजनमेंट एंड कस्टडी के रिगार्डिंग, उसको फॉलो करो। पहला क्या था कि प्रिजन जो है ना, प्रिजन इन प्रिजन डज नॉट मीन बिकम अ नॉन पर्सन, मतलब कि जो आप उसको इक्वली ट्रीट कर सकते हो बेसिकली उस जो प्रिजन में है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि थोड़ा सा एक मतलब लेनिएबल टाइप से। सेकंड में क्या है कि जो पर्सन है प्रिजन में, ठीक है, उनको जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं वो सारा चीज़ मिलना चाहिए। और बेसिकली जो इम्प्रिजनमेंट के लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ऐसा भी नहीं कि एकदम से जो बाहर है, जो एक सिंपल पर्सन है और जो क्राइम करके गया, दोनों को इक्वल मिले, बट ठीक है कुछ हद तक जो ह्यूमन राइट्स है वो मिलना चाहिए। थर्ड में क्या है कि कुछ भी ऐसे जो जस्टिफिकेशन है, ठीक है, तो जो कि सफरिंग क्रिएट कर सकता है इस सब प्रोसेस में, तो उसको थोड़ा सा देखना है। तो मीन्स कभी कभी होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है, ठीक है, ट्रायल, तो उसमें होता है कि कोई पर्सन है उसको काफ़ी हार्श किया गया इन प्रिजन। तो हो सकता है कि कुछ पर्सनल ईगो के थ्रू के कारण जो वहाँ के जेलर हो या फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो उस पर किया गया हो। तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब था कि आप ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दोगे कि मैंने इस कारण से इसको इतना एग्रीवेट किया, उसको इतना सफ़र किया, ठीक है, किसी भी प्रिजनर को। तो यही चीज़ है कि जो जितना उसको मिला गया है सफरिंग, ठीक है, इट मीन्स कि जितना उसको इम्प्रिजनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ठीक है, जितना ज़रूरत है। ये अपना मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगा, ये कहने का मतलब था। देखो, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स क्या बात करता है? तो होम अफेयर्स कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दिए हैं लाइक जो टेक्नोलॉजी का यूज करो, ट्रैक एक ब्रासलेट का बात करता है जो कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रैकेबल ब्रासलेट, ताकि जो प्रिजनर हैं ऑन बेल उनको ट्रैक किया जा सके। होता है ना कि कहीं भी फ्लिप कर गए, इस कारण से। फिर रिनोवेट करना है कॉलोनियल एरा प्रिजन्स को, कि जो आउटडेटेड हो गए हैं उसको थोड़ा सा। और साथ ही साथ टूरिज़्म को इनकरेज करने का बात किया गया है। ओपन प्रिजन का तो कंसेप्ट था ही। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना ये क्रिएट कर सकता है प्रिजन डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ताकि जो प्रिजन के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाया जा सके। एंड देन जस्टिस एन मुल्ला ने कुछ ऐसे बताया है, ये सब मेंस का पार्ट है, राइट, इस कारण से डिले हो रहा है, अदरवाइज ये तो 15 मिनट का ही एक टॉपिक है। देन आप ये देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है। रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस अमित्वा रॉय कमेटी, किसी भी एक कमेटी का
लिख करके आप 2 पॉइंट लिख दो, हो गया काम, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीआरबी जो कि बार बार डेटा रिलीज करता है, इस कारण से ये क्या है, ओरिजिन इसका बात करते हैं तो 1986 में था, लाया गया था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे, तो टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ऐसा पूछ सकता है। तो 3 पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन से एनसीआरबी न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर एंड ठीक है, ओके, नेशनल पुलिस कमीशंस एंड दी एमएचए टास्क फोर्स। तो ये सारे के कारण ये लाया गया, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन के थ्रू। देन मिनिस्ट्री कौन सा है, तो ऑब्वियसली एमएचए है। एंड की फंक्शंस क्या हैं, तो डेटा रिपोजिटरी के तौर पे रहेगा ये। जैसे कुछ भी ऐसे क्राइम हो गया, क्रिमिनल्स हो गए, ठीक है, उनके डेटा को मतलब क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन डेटा को रखता है, ठीक है, कि कितने इंडिया में भी केसेस पेंडिंग, सॉरी कितने केसेस हैं अलग अलग क्राइम्स पे, ठीक है, उसको इंश्योर करता है। देन नेशनल वेयर हाउस, ठीक है, फॉर दी फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड ऑफ इंडियन एंड फॉरेनर क्रिमिनल्स, तो इसका डेटा यहाँ पे रखता है। नेशनल ऑटो जो NAFIS है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, तो ये इंटीग्रेट किया गया है इनटू NCRB, जो कि एक सर्चेबल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है सेंट्रल नोडल एजेंसीज क्राइम और क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें देखो, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये देखने को मिला कि बेसिकली ओवरऑल जो केसेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोग्निजेबल क्राइम का, वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला है, ठीक है, 7.2% से। तो ये चीज़ है, और ये बेसिकली बताता है कि किस तरह से जो है ना क्राइम जो हो रहा है ना एवरी 5 सेकेंड में बढ़ते रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखो साइबर क्राइम ये रजिस्टर किया है और यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है लाइक 31.2% का। एंड देन प्रीडोमिनेंट मोटिव बिहाइंड दिस क्राइम वाच, तो ये क्या कारण रहा है कि इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, जैसे फ्रॉड हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सारा चीज़। और ये क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना, ये देखने को मिला है अभी भी बढ़ा है 28.8% से, ठीक है। और ये इतने केसेस रजिस्टर किए गए हैं, ये क्या कारण रहा है बेसिकली, ये इथनिक जैसे लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द इथनिक वायलेंस इन मणिपुर, समझ सकते हो। दो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन ये भी बढ़ा है, मतलब ओवरऑल क्राइम बढ़ा ही है, ठीक है, 9.2% से। एंड देन ये हाईलाइट करता है नंबर ऑफ केसेस वेयर रजिस्टर्ड अंडर द किडनैपिंग अबडक्शन, ठीक है, ये सब चीज़। नाउ अब हम लोग देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइडल इन इंडिया, इसका क्या रिपोर्ट रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल मतलब यहाँ पे स्टेट का देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्राइम वगैरह है, ठीक है। सो इंक्रीज इन सुसाइड्स टोटल देखने को मिला है कि 0.3% से इन कंपेयर टू 2022, ठीक है, इन 2023 0.3% से बढ़ गया है। जबकि सुसाइडल रेट जो है ना, सुसाइडल रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है बाई 0.8%, ठीक है। और ओवरऑल बढ़ा है बट रेट डिक्रीज़ हुआ है। एंड देन रेट ऑफ सुसाइड का अगर बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे ज़्यादा है, एंड देन सिक्किम में है, एंड फिर केरला। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट जो है सिटी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन स्टेट का अगर बात करते हैं तो हायर परसेंटेज में जो महाराष्ट्र जो है ना हाईएस्ट नंबर पे सुसाइड के मामले में, देन तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। मेल फीमेल रेशियो का बात करते हैं तो मेल में ज़्यादा सुसाइड देखने को मिल रहा है इन कंपेयर टू फीमेल। मेजर कॉज फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हो कुछ कुछ प्रॉब्लम है किस कारण से सबसे ज़्यादा है। लव अफेयर्स में सबसे कम है, बैंकरप्सी उसके बाद है, एंड फिर सबसे कम जो है ना फेलवर एग्जामिनेशन 1.4%। फार्मर सुसाइड जो है ये यहाँ पे डेटा है, आप देख सकते हो 6.3% टोटल सुसाइडल विक्टिम्स इसमें। एंड इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022, इसका एम क्या है, तो रिड्यूस करना है सुसाइड मोर्टालिटी बाय दी 10%, और ये 30 तक। एक है टेली मानस जो कि मेंटल हेल्थ असिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है, ठीक है, हर एक स्टेट्स में। तो ये 24/7 ये सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्री एंड टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ना ये प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल डिसेंट्रलाइज मेंटल हेल्थ केयर।
फिर इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना प्रोजेक्ट किया है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, मेंटल हेल्थ को लेकर के। देखो आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2025, ये अमेंडमेंट रूल्स जो है ना ये लाया गया, ऑब्वियसली मीटी लाएगा, ठीक है। और ये जो आईटी रूल्स जो है 2021, इस पे कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। ये क्या है, तो बेसिकली जो कुछ ऐसे मिसयूज हो रहे थे इंफॉर्मेशन, जनरेटेड इंफॉर्मेशन, डिप फैक्ट्स, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, आईटी अमेंडमेंट रूल 2025 लाया गया। देखो अमेंडमेंट रूल जो है ना ये बेसिकली अफेक्ट में आएगा 15 नवंबर 2025 से, तो ऑब्वियसली इफेक्ट में आ गया है। एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बेसिकली बोला क्या गया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025, तो इतने बड़े हैं, बस इसको डायरेक्ट बोलेगा आईटी रूल्स 2025। ये प्रोपोज किया गया अमेंडमेंट, बेसिकली इसका एम क्या है, तो जो डिलीजेंस है, और डिलीजेंस जो है इंटरमीडिएरीज का क्या ऑब्लिगेशन है, बेसिकली उसको ड्यू डिलीजेंस करने के लिए, उसको उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो इंटरमीडिएरीज का ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसमें यही है। एंड देन इसमें क्या है कि ठीक है, ये जो रूल है 2021 का, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो नोटिफाई किया गया था 2021 में, और अमेंड किया गया 2022 में और 2023 में, ठीक है। ये क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, तो जो कंसेंट है ऑनलाइन पब्लिशर्स के रेगुलेशंस को लेकर के, जिसमें कि न्यूज़ आता है, करंट अफेयर्स आता है, कंटेंट आते हैं, ठीक है, इसको इसको रेगुलेट करने का बात किया गया था। ड्यू डिलीजेंस ऑब्लिगेशंस और इंटरमीडिएरीज का अगर हम बात करते हैं, तो SMIs इसमें इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हो गए, जो कि ऑनलाइन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। डिफाइन जो स्मॉल सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, किसको हम लोग बोलेंगे, तो जो SMI है, इसका मतलब होता है कि ऐसा इंटरमीडिएरी जो प्राइमरली और सोलली इनेबल करते हैं ऑनलाइन इंटरेक्शंस बिटवीन टू और मोर यूजर्स को के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आता है। एंड देन जो सिग्निफिकेंट वाले हैं इसमें, वो आपको देखने को मिलेगा जो ऐसे नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड यूजर इन इंडिया एवं सच थ्रेशोल्ड, जो कि नोटिफाई किया गया है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रजिस्टर किए गए हैं यूजर्स, तो वो चीज़ इसमें आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ प्रोपोज्ड अमेंडमेंट, ठीक है। तो अभी जो अमेंडमेंट लाया गया, इसमें क्या क्या है, तो ये जो है डिफाइन किया गया है SGI को, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, इसमें इसको डिफाइन किया गया। फिर ड्यू डिलीजेंस इन रिलेशंस टू SGI, ठीक है। इन्हांस ऑब्लिगेशन फॉर सिग्निफिकेंट SMIs, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह से सीनियर लेवल ऑथराइजेशन, तो ये सब चीज़ इसमें। एंड इसके बाद जो ये है, ये मेन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कुछ कुछ कोर पॉइंट। तो इसमें क्या है कि जो भी ऐसे क्रिएट किया जाएगा आर्टिफिशियली, ठीक है, और जनरेट किया जाएगा, वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि वो ऑथेंटिक है और ट्रू है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसके लिए लेबल किया जाना चाहिए इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके परमानेंट यूनिक एम्बेडेड आइडेंटिटी से, ठीक है। यही सब है, इसमें ज़्यादा कुछ हो है नहीं, पूछेगा भी नहीं। देन इसमें कुछ इशूज़ हैं, देख सकते हो, लैक ऑफ बेंचमार्क, हाई एरर रेट है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क है, तो ये सब चैलेंजेस इसमें देखने को मिलता है। AI में आपको पता भी होगा बहुत सारे चैलेंजेस, लैक ऑफ कैपेसिटी, एनोमिसिटी एक मेजर इशूज है, ठीक है। देन GenAI, जनरेटिव AI जनरेट कर सकता है कंटेंट ब्लेंडेड सिमलेसली विथ ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट, और जो कि चैलेंज क्रिएट कर सकता है फॉर द डिटेक्शन सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई। बेसिकली होता है ना कि आप ऐसा क्रिएट कर दोगे पता ही नहीं चलेगा कैसा है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है इस डिक फैक को टैकल करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है एडवाइजरी ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ SGI एंड AI जनरेटेड, तो ये तो है ही। और एक तो है ये डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, DPDP एक्ट, ये हम लोग डिटेल में देखे थे। फिर इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, ये सब मेंस का पार्ट है पूरा, अब मेंस में हम लोग लिखते हैं।
सहयोग पोर्टल्स फॉर I4C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स 13, ये सब चीज़ें। ग्लोबल लेवल पे तो हम लोग अभी देखे हैं, यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट है, ब्लेसले डिक्लेरेशन था, ठीक है, ये सब चीज़ आ जाएगा। तो ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये देखो क्या क्यों ज़रूरी है लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट का, ठीक है। तो एक तो है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, मिस इन्फॉर्मेशन डिफेक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, प्रोटेक्ट नहीं करना हम लोग को, प्रिवेंट करना है, राइट। फिर स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रेसेबिलिटी एंड लाइबिलिटी असेसमेंट, और एजुकेशनल एंड रिसर्च इंटीग्रिटी लाया जा सके ताकि जो एकेडमिक ऑनेस्टी है उसको अपहोल्ड किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी जो है ना इंफॉर्मेशन को लेकर के जो कि यूज किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको इंश्योर किया जा सके कि सब सही है। एंड देन हम लोग देखते हैं रेगुलेशंस ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स। तो WHO ने अभी बेसिकली जो है ना वॉइस डीप कंसर्न ओवर गैप्स इन इंडियाज ड्रग सेक्टर रेगुलेशन। तो इस कारण से जो है ये बताया, जैसे अभी न्यूज़ में इस वजह से था कि जो 20 चिल्ड्रन डेथ हुआ था कफ सिरप के कारण, तो उसी को लेकर के कंसर्न WHO ने दिखाया था, इस कारण से ये था। डेटा बैंक में अगर हम लोग बात करते देखो यहाँ पे, तो इंडिया का क्या है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, तो ये प्री पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ग्लोबल रैंक पे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, बाय वॉल्यूम, एंड 14 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स बाय वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू एंड वॉल्यूम दो चीज़ है, ठीक है, वॉल्यूम में 3rd है एंड वैल्यू बाई 14th है। मार्केट वैल्यू $50 बिलियन का है, एंड ग्लोबल सप्लाई इंडिया सप्लाईज करता है 20% ऑफ वर्ल्ड जेनेरिक मेडिसिन। अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली ये पूछ सकता है, नहीं पूछेगा वैसे। इंडियाज ड्रग रेगुलेटर्स, इन्होंने 3 ऐसे कंटामिनेटेड कफ सिरप को आइडेंटिफाई किया था, देख लो, ध्यान रख लो, जैसे कोल्ड रिफ है, और रेसपी फ्रेस है, एंड रिलीफ है, रिलाइफ बोल सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे रेगुलेशंस फार्मा प्रोडक्ट्स इन इंडिया में क्या क्या है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो एक तो है कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के थ्रू ये क्या करता है कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ को गवर्न करता है। स्टेट ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी है जो कि लाइसेंस और जो इंस्पेक्शन है उसको देखता है। एंड देन ये चीज़ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अप्रूवल ऑफ ड्रग, ठीक है। देन NPPA, ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये इन्फोर्स करता है प्रोविजंस ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, एक शेड्यूल M, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस शेड्यूल M ऑफ द ड्रग्स जो है ना, ये बेसिकली बताया गया है, अलाइन होना चाहिए WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि कुछ ऐसे चैलेंजेस है, एक तो रेगुलेटरी गैप है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो मॉनिटरिंग कंपनीज हैं अभी भी वीक मॉनिटर कर रही हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। टॉक्सिक कंटामिनेशन और जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, ये एक मेजर इशूज़ है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में ये देखने को मिला कि जो कप सिरप है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे DEG, डाईइथाइल ग्लाइकोल, ठीक है। तो इस तरह से तो ये चीज़ें, पुअर क्वालिटी कंट्रोल एक मेजर इशूज़ है, जिसमें कि जो लैब टेस्टिंग है प्रॉपर नहीं है, साथ ही साथ जो गुड्स है, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो भी सही से इस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। सप्लाई चेन एंड स्टोरेज इशू है, मतलब कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम है, पुअर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस, ठीक है। साथ ही साथ मैंडेटरी रिकॉल लॉ जो है ना उसका भी एब्सेंस है, जैसे नेशनल बाइंडिंग लॉ नहीं है, ठीक है, इंडिया में। तो इस कारण से ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया में बाइंडिंग लॉ है क्या, तो नहीं है। तो ऑनलाइन स्पीरियस ड्रग्स हैं, वो एक यहाँ पे थ्रेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, देन कुछ ऐसे रिकमेंडेशन हैं इस स्टैंडिंग कमेटी का ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो ये बताता है कि कुछ ऐसे अर्जेंट कंक्रीट मेजर्स लेना होगा, ठीक है, इसके इन्फोर्समेंट के लिए, रेगुलेशंस के लिए, ठीक है। और रिगरस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की ज़रूरत है। एंड जो ये एक्ट है 1940 का एंड 1945 का जो रूल है उसको अच्छे से इन्फोर्स होना करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज इम्पोज करना होगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इंश्योर करना होगा, और टाइमली इंस्पेक्शन। ओके, ट्राइबल गवर्नेंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूज़ में क्यों था कि ट्राइबल विजन 2030 लाया गया है, ठीक है। ये किसका, तो एज अ पार्ट ऑफ आदि कर्म योगी अभियान, ठीक है।
तो इसमें ग्राम सभा है ना, इन्होंने 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज को हेल्ड किया, टोलास को, ठीक है, इस ट्राइबल विलेज प्रोग्राम, ट्राइबल विलेज विजन 2030 के अंदर। इसमें इसमें फीचर्स क्या है बेसिकली इस ट्राइबल विलेज मिशन 2030 का? तो विलेज लेवल प्रायोरिटीज़ का बात किया गया है, जिसमें कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये इस पर फोकस होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट विलेज लेवल। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या है कि आदि सेवा केंद्र इस्टेब्लिश करने का बात किया गया, ठीक है, जिसमें कि सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस होगा, और साथ ही साथ जो विलेज कंट्रीब्यूटिंग 1 आवर पर वीक फॉर वॉलेंट्री सर्विस, तो इसमें भी करना होगा। एंड देन आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये नेशनल मूवमेंट है, जिसमें कि जो बिल्ड करना है डिसेंट्रलाइज ट्राइबल लीडरशिप को, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नेंस इकोसिस्टम। ये क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं वो काफ़ी एलियनेटेड हैं अभी, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको जो गवर्नमेंट के काफ़ी बोल सकते हैं स्कीम्स हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ें। कवरेज क्या है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है ये, और जिसमें कि 11 करोड़ सिटीजन्स जो है ना 30 स्टेट एंड यूटी से हैं। साथ ही साथ इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप मिशन, तो ये तो हम लोग देख लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर में आएगा ऑब्वियस। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेन करना है, मोबिलाइज करना है 20 लाख ट्राइबल्स चेंज मेकर्स को 1 लाख विलेज में, ठीक है, और ये 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। साथ ही साथ जो विलेज विजन 2030 प्लानिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान है, उसको फैसिलिटेट करना है, प्रमोट करना है इस चीज़ को, ठीक है, ओके, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं, इसका 3 पिलर है इस लीडरशिप का, तो आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी, ये मेंस में लिख सकते हैं। ट्राइबल गवर्नेंस का बात करते हैं, तो ऑब्वियस ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आएगा। ये फाउंड किया गया था 1999 में, ताकि ऑर्गेनाइज अप्रोच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जा सके। पेशा एक्ट तो है ही, ठीक है, 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें ये कहता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको बेसिकली सिर्फ गवर्नेंस के लिए एम्पावर करता है, और प्रिजर्व करता है उनका कोर बिलीफ को, जो कोर कल्चर होते हैं, वैल्यू होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को अपहोल्ड करके रखता है। एंड देन ये एम्पावर करता है ग्राम सभा को, कोई भी ऐसे डिसीजन होते हैं ना, लाइक माइनिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़, लैंड ट्रांसफ़र हो गया, रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन हो गया, उसके लिए ग्राम सभा का परमिशन लेना जरूरी है। 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज का अगर बात करते हैं, तो ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है टू द ट्राइबल्स एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें कि 6th शेड्यूल जैसे यहाँ पे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ध्यान रख लेना, मणिपुर नहीं है, ठीक है। एंड जबकि 5th शेड्यूल एरियाज जो हैं ये 10th स्टेट में हैं, ठीक है, जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब जो है ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पे जो 6th शेड्यूल नहीं है, बाकी जो शेड्यूल एरियाज हैं उसमें 5th शेड्यूल लगेगा। कस्टमरी ट्राइबल्स इंस्टीट्यूशन जैसे आदिवासी सभा हो गया, ट्राइबल पंचायत हो गया, ये सब चीज़ जो है इसमें रखा गया है। चलो ठीक है, रीज़न क्या है इस प्रमोट करने के लिए ग्रासरूट पॉपुलेशन गवर्नेंस का? तो इंक्लूसिवनेस लाने के लिए, ठीक है, और जो मनरेगा लेड लोकल कम्युनिटीज़ है, ठीक है, खैर इसका नाम तो चेंज हो गया ना, जी राम जी, तो इसके लिए सोशल ऑडिट हो सके टाइम टाइम पे, ट्रस्ट बिल्ड हो सके सिटीजन्स के बीच में, ताकि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन एंड सिटीजन्स के बीच में। फिर ग्राम सभा का जो कम्युनिटी ट्रस्ट है ग्रास रूट लेवल पे वो अच्छे से हो सके, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, आरटीआई एम्पावर सिटीजन्स होना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही साथ जो कुछ ऐसे कंसर्न है उसको टाइम टाइम पे रेज होना चाहिए, जैसे कि EIA हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए बिफोर डेवलपिंग एनी प्रोजेक्ट लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉमन्स पीपल्स, ठीक है। इशूज़ क्या है ट्राइबल गवर्नेंस में? तो पेशा का इम्प्लीमेंटेशन भी अभी बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, जैसे यहाँ पे झारखंड का एग्जांपल दिया, बट ये झारखंड में भी पेशा आ गया है ये 23 दिसंबर से, ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। तो ओके, लिमिटेड वॉइस है इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ट्राइबल्स जो पीपल्स हैं उनको भी अभी लाया नहीं जाता है टेबल टॉक के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना उनको, उनके वॉइस को एड्रेस नहीं किया जा रहा प्रॉपरली, ठीक है, जो जो मेजोरिटी हैं लोग वहाँ पे किसी भी विलेज में, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस तरह से। फिर मोर ओवर जो 5th शेड्यूल स्टेट्स हैं जैसे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स,
ये प्योरली एडवाइजरी इन नेचर है, ठीक है। बस इसका बेसिकली एडवाइजरी रहेगा तो ऑब्वियस है आप इस चीज़ को फॉलो करो, इनके रिकमेंडेशन को ना करो, अप टू यू। लैंड एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में देखने को मिल रहे हैं जो कि ये जो ट्राइबल्स हैं उनको एक वल्नरेबल कंडीशंस में ला देता है, ठीक है। माइनिंग की वजह से ही देख लो। फिर 6 शेड्यूल एरियाज़ में जो है कुछ ऐसे प्रोवाइड किया गया है जबकि वहाँ भी लैंड एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है। कुछ ऐसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वेलफेयर पॉलिसीज़, ये भी एक मेजर चैलेंजेस हैं स्कीम्स जो टारगेट करते हैं ट्राइबल्स वेलफेयर को। जैसे एफआरए हो गया, अभी भी इसका वीक एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। बस नाम का है, ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन इसके प्रोविजंस का नहीं हो पाता है। सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है, पॉवर्टी लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा है। 45% ट्राइबल्स रूरल एरियाज़ में है एंड 24% जो है ना ये अर्बन एरिया में ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। एंड देन बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट लाया गया था 2022 का, इसमें पता चला क्या स्टेप्स लिए गए हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो पीएम जनमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की स्कीम पूछते हैं। और पीएम जनमन स्कीम जो है ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, 75 पीबीटीज के लिए, ठीक है। 18 स्टेट एंड 1 यूटीज़ में, ये ध्यान रख लो। फिर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये मिशन लाया गया है टू डेवलप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे एजुकेशन के लिए हो गया, रोड हो गया, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशंस, ये सब चीज़ें। तो ओके, और ये इस जगह पे होगा जहाँ पे 500 और उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल्स का, या फिर 50% ट्राइबल रेसिडेंट रहते हैं किसी विलेज में, तो ठीक है। एंड ये क्या है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर के अंदर, जिसमें कि 41 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है, उनको अलग अलग कुछ ऐसे वर्क असाइन किया गया है। और ठीक है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, इसका एम क्या है, तो जो सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको कैसे उस विलेज को ट्रांसफॉर्म करना है और मॉडल विलेज में बदलना है, जैसे आदर्श ग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, और 40% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन को कवर करेगा इसमें, ठीक है। और ये ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो एकलव्य मॉडल, ठीक है, ये चीज़ें, स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल्स, नेशनल फेलोशिप स्कीम्स, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करता है। प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वन धन विकास केंद्र, ये जो कि सैंक्शन किया गया है 29 स्टेट्स एंड ऑल, ठीक है। ओके, तो यही है। कंक्लूजन में लिखना हो तो कहीं भी लिख सकते हो कि ट्राइबल विलेज मिशन 2030 आदि कर्मयोगी अभियान, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टू ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि इनका जो बॉटम अप मॉडल का जो वेलफेयर मॉडल है उसको फॉलो कर देगा, एंड देन कम्युनिटी लेड गवर्नेंस होना चाहिए। देन कुछ ऐसे शॉर्ट्स इन न्यूज़ हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, ठीक है, ये पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में आएगा। देन इसमें कुछ ऐसे कैटेगरी हैं लाइक ये स्पोर्ट हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम, ऑनलाइन मनी गेम, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट करता है सारे ऐसे ऑनलाइन मनी गेम को, ठीक है, जैसे पोकर हो गया, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। जबकि कुछ अलाउ हैं ऑनलाइन गेम्स लाइक ई स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ठीक है, कुछ ऐसे की हाइलाइट्स क्या हैं इस रूल के, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना ये इस्टेब्लिश किया जाएगा टू रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स, और जो रजिस्ट्री हो गया और लीगैलिटी हो गया, पेनल्टीज़ हो गया, इसको रेगुलेट करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 5 अदर मेंबर होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अदर गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से। साथ ही साथ जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफ गेम, जैसे सोशल गेम हो गया एंड ई स्पोर्ट, उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है, एंड इसमें वैलिड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। देन 3 टायर ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, जो भी ऐसे ऑनलाइन गेम रजिस्टर किए गए हैं या फिर ई स्पोर्ट्स प्रोवाइडर, उनको एक फंक्शनल ग्रीवांस रिड्यूसल मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है, यूजर कंप्लेंट के लिए। साथ ही साथ अपील जो है ना ये ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के थ्रू किया जाएगा, एंड देन अथॉरिटी के पास जाएगा ये। वायलेशन का इसका क्या है, तो ड्राफ्ट रूल पर्पस टू मेक वायलेशन और नॉन बिलेबल ऑफेंस है, अगर आप इस चीज़ को वायलेट करते हो तो नॉन बिलेबल ऑफेंस रहेगा। इसमें कुछ देखो, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग रिस्क को डील करने के लिए, तो IT एक्ट 2000
69 ये सेक्शंस जो कि इलीगल साइट और ऐप को ब्लॉक करता है, और इतना ब्लॉक किया भी गया था 2022-25 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये पेनलाइज करता है अनलॉफुल गेमिंग और साइबर क्राइम को, ये सेक्शन 111 एंड 112। देखो वो IGST एक्ट 2017 ये रेगुलेट करता है इलीगल ऑफशोरिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म को। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, ये प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कोट भी कर सकते हैं मीन्स में। पोस्टल बैलेट, इसमें देखो अकॉर्डिंग टू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने नोटिफाई किया है पोस्टल बैलेट को लेकर के, तो ऑब्वियस है बार बार न्यूज़ में रहता है। ये क्या करता है, अलाउ करता है वोटर को टू कास्ट देयर वोट्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पोस्टल बैलेट। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या है कि आप फिजिकली पोलिंग बूथ पर नहीं जा करके भी आप इस चीज़ को दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा है, अवॉइड करता है नॉट नीड टू विजिट पोलिंग स्टेशन फिजिकली। ओके, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो ये गवर्न किया जाएगा बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 एंड RPA एक्ट 1951। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं उन्हीं को ये प्रोवाइड किया गया, जैसे सर्विस वोटर हो गए, स्पेशल्स वोटर हो गए एंड एब्सेंटीज वोटर्स। जैसे सीनियर्स एबव 85 होना चाहिए, पर्सन्स जो डिसेबल्स हैं उनको मिला है। ठीक है, सर्विस वोटर्स में कौन कौन आ जाएंगे, तो ये आएगा इसमें आर्म फोर्सेस आएंगे, सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड पोस्ट जो भी अब्रोड पोस्टेड है। स्पेशल वोटर्स में आएंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर और भी हाई रैंकिंग जो डिग्नेटरीज हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगे। सो आई थिंक वी हैव डन विद द अक्टूबर एंड नवंबर करेंट अफेयर, राइट। तो इस तरह से हम लोग वी हैव डन अक्टूबर एंड नवंबर एंड इट्स आई थिंक इट्स 2 आवर वीडियोस। तो ठीक है, इस चीज़ को देख लो अच्छे से, काफ़ी डिटेल में हम लोग ने डिस्कस किया है इसको, प्री एंड मेंस पॉइंट से कर रहे थे, इस कारण से काफ़ी लंबा वीडियो था। इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाते हैं इसको और भी डिटेल्स में। और PT 365 कवर करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। बाय द वे आई थिंक पॉलिटी का PT 365 आ गया है, सो आई विल कवर सून। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू बियर विथ मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।